चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तो कहाँ से स्टार्ट करना है, इन्होंने क्या हाइपोथेसिस में ये सब क्वेश्चन कराए नहीं है। ईयर वाइज सॉल्व करो ना, टॉपिक वाइज में क्या है। चलो टॉपिक वाइज देख लेते हैं ऐसे, क्योंकि अभी 25 से लेके एक एक ईयर वाइज सॉल्व करो, ईयर वाइज डाउट पूछोगे खत्म हो जाएगा। टॉपिक वाइज तो पहले भी करा रखा है। अच्छा गेट का है। हाँ जी, क्या डाउट है आपका। 8 में क्या है। यानी मैक्सिमाइज करना था, क्वेश्चन कराया नहीं है। देखो तो ठीक है, पीवाई क्यू पहले ये यूनिट सारे यूनिट वाइज जो पीवाई क्यू उसको कंप्लीट कर लो, ईयर वाइज भी सॉल्व करो, जो डाउट है वो पूछो। ये है। तो इसमें क्या है, सिंपल डेफिनेशन लगाना है। इसमें है क्या, मैक्सिमाइज करना। आपको ये फॉर्मूला लगाना है, यू हैव टू जस्ट मैक्सिमाइज। साइज चाहिए ना, तो साइज क्या होता है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू। एंड पावर क्या है, पावर इज ऑल्सो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच वन इज ट्रू। अब बताओ जी जिनका क्वेश्चन है, अनम बताओ क्या डाउट है इसमें, मतलब ट्राई किए हो या ट्राई नहीं किए, डाउट कहाँ है। सर ये है इसे रैंडमाइज टेस्ट से कैसे सॉल्व करेंगे? रैंडमाइज टेस्ट की जरूरत ही नहीं है आपको। रैंडमाइज टेस्ट क्यों लगाना है यहाँ पे, आपको सिंपल साइज और पावर निकालना है। रैंडमाइज टेस्ट की जरूरत कहाँ है यहाँ पे। आपको ये फॉर्मूला पता है ना, साइज और पावर तो निकालने हैं। एच नॉट दे रखा है, एच वन दे रखा है, पी एम एफ दे रखा है। तो आपको क्या करना है, सिंपली ये प्रोबेबिलिटी निकालने। रिजेक्शन रीजन भी वन दे रखा है आपको। क्या दे रखा है, रिजेक्शन रीजन। इसमें रैंडमाइज नॉन रैंडमाइज कोई चक्कर ही नहीं, क्योंकि टेस्ट फंक्शन तो है ही नहीं। जहाँ पे टेस्ट फंक्शन होगा वहाँ जाके रैंडमाइज नॉन रैंडमाइज टेस्ट फंक्शन यूज होगा। कोई टेस्ट फंक्शन का चक्कर ही नहीं, डायरेक्टली रिजेक्शन रीजन मुझे दे रखा है इस क्वेश्चन में। इसमें क्या गिवन है। सर ये वीडियो कहाँ पे अपलोड होगा? ऐप पे? ये सब वीडियो, कल वाला वीडियो एकलव्या 1 एकलव्या 2 एकलव्या 3 में अपलोड हुआ था। ये वाला भी एकलव्या 1 एकलव्या 2 एकलव्या 3 में अपलोड होगा, किसी एक में देख सकते हो आप। ठीक है ना। अभी ईयर वाइज में 2025 का हम कर रहे थे, तो 25 एक बार सॉल्व कर लो, डाउट होगा तो बताना। देखो क्लासेस वैसे होंगी जैसे बच्चों की नीड है ना। तो मेनली मैं उन बच्चों को हेल्प करना चाहता हूँ जो बच्चे हेल्प चाहते हैं मेरा, है ना। वरना कराने के लिए इतनी सारी चीज़ें, मैं 10 साल तक एग्जाम की तैयारी कराता रह जाऊँगा, और तब भी गधों का एग्जाम नहीं निकलेगा। जो गधे हैं उन गधे ही रहेंगे तब भी, है ना। क्योंकि एग्जाम उन बच्चों का निकलेगा जो खुद से निकालना चाहते हैं। तो मैं उन्हीं बच्चों को हेल्प करना चाहता हूँ जो सच में एग्जाम निकालना चाहते हैं, है ना। ये चीज़ें जो भगवान भरोसे हैं कि सर कुछ करा देंगे एग्जाम निकल जाएगा, तो 10-15 साल मुझे कराना पड़ेगा, तब भी शायद निकलेगा नहीं, पता नहीं। मतलब जो बच्चे खुद से एफर्ट्स कर रहे हैं वो मुझसे पढ़े या ना पढ़े एग्जाम, तब भी उनका निकलेगा। तो मैं उन्हीं को हेल्प करना चाहता हूँ जो सच में एग्जाम निकालना चाहते हैं। तो उसके लिए है कि आप अपना सॉल्व करो। मैंने आपको बता रखा है तरीका, सिलेबस कर लिया आपने, ठीक है। उसमें डाउट है वो पूछो। पीवाई क्यू यूनिट वाइज असाइनमेंट आपको मिल रखे हैं, पीवाई क्यू के भी, नॉन पीवाई क्यू डीपीपी भी हैं, उसको भी सॉल्व करो। उसमें डाउट है तो मुझे बताओ, ग्रुप में टेक्स्ट करो, फिर उसकी क्लास रख देंगे। ईयर वाइज पीवाई क्यू करना था, तो ईयर वाइज ऑलरेडी 25 का मैंने कराए हैं। उसमें अगर डाउट है तो बोलो, फिर उसका क्लास रखेंगे। नहीं तो 24 तक का सॉल्यूशन ऑलरेडी ऐप पे भी है, यूट्यूब पे भी है। तुम जस्ट गूगल सर्च कर लो मैथ स्टैट्स के नाम से, पीवाई क्यू सोल्यूशन जैम का, तुम्हें यूट्यूब पे सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे। 2005 से 2024 तक का, 25 का मैं अभी करा रहा हूँ। तो एक दो क्लासेस हुई थी, उसमें भी किसी को डाउट था नहीं, तो मैंने फिर स्टॉप कर दिया, है ना। तो मतलब कहने का मतलब मैं वही कराऊंगा जो तुम्हारी नीड है, ज़रूरत के हिसाब से। मैं कुछ भी करा, क्या फ़ायदा कुछ भी कराने का, है ना। वो चीज़ें हैं। तो जैसे आप जो बच्चे एग्जाम सच में निकालना चाहते हैं, तो आप देखो आपको क्या हेल्प चाहिए। सिलेबस में कोई टॉपिक रिवाइज कराना है, नहीं समझ आया तो दोबारा करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो है पीवाई क्यू सॉल्व करो टॉपिक वाइज, ईयर वाइज। टॉपिक वाइज ये टॉपिक वाइज ओपन किया हमने, तो इस तरह से हर टॉपिक का टॉपिक वाइज असाइनमेंट है, इसको सॉल्व करो, एक एक करके निपटा लो।
फिर ईयर वाइज पेपर है आपके पास 25, 24, 23 एज ए मॉक टेस्ट बैठ के सॉल्व कर लो। इवन ईयर वाइज पेपर ऐप पे भी अपलोडेड है, टेस्ट में भी, मॉक टेस्ट में भी अपलोडेड है, तो उसको भी सॉल्व कर सकते हो। मतलब वो भी कि जिनको नीड हेल्प की ज़रूरत है तो उनके लिए बस क्लासेस वैसे चलेंगी जैसे आपकी नीड है। किसी को कोई ज़रूरत नहीं होगा तो क्लासेस बंद हो जाएंगे। ये चीज़ें हैं। और सर स्टोकेस्टिक प्रोसेस के रिलेटेड क्वेश्चन और कहाँ पर मिलेंगे? गेट के पीवाईक्यूज में है। हाँ कोई और बात नहीं, 1 बाई 1 ही होगा ना। तो वही कह रहा हूँ, आप जो भी आपके ज़रूरत है आप एक डायरी बनाओ, उसमें लिखो, मतलब जो भी है ना। और 1 बाई 1 चीज़ें होंगी, क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा एक दिन में सब कुछ हो जाएगा। तो वो है कि आपको जो भी डाउट है, जो भी कंसर्न है, उसको लिखो और 1 बाई उनको हम सॉल्व करेंगे। जैसे अभी हाइपोथेसिस का चल रहा है तो हाइपोथेसिस वाले कंप्लीट कर लो, है ना, ये है। फिर स्टोकेस्टिक का है तो अभी टाइम बचेगा, अभी कर लेंगे, नहीं तो फिर कल करेंगे। लेकिन फ़ायदा ये होगा कि पहले से डिसाइडेड रहेगा तो बाकी लोग भी कर पाएंगे ना, वरना सबका अपना अपना डायरेक्शन होगा। तो इसलिए जिनको जो भी कंसर्न है आप ग्रुप में पोस्ट करो। जैसे कल लोगों ने डिसाइड किया कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग का मैंने वो करवा दिया, थ्योरी करवा दिया। अब आज है कि भाई पीवाईक्यू जैम गेट नेट का करके आए हो, कल मैंने बताया था क्लास में, तो वो करके आओ। तो ये था, डिस्कस हुआ था। फिर आज एंड में आप ये डिसाइड कर लेना है कल क्या करना है। तो उससे ये होगा कि सब लोग वो अपना, जो बच्चे सिंसियर एटलीस्ट हैं वो करके आएंगे, फिर अपना पूछेंगे, इस तरह से है। तो अभी हाइपोथेसिस टेस्टिंग की आज क्लास डाउट है तो जो भी जैम गेट नेट जिनके पीवाईक्यूज में या नॉन पीवाईक्यू में कहीं भी कुछ डाउट है तो पूछ लो, वैसा है। फिर मॉक टेस्ट डिस्कशन भी होगा। अब जो बच्चे मॉक टेस्ट कर रहे हैं, अब बताओ मॉक टेस्ट कौन से टेस्ट का डिस्कशन रखना है, तो उस टेस्ट का डिस्कशन रखेंगे। क्योंकि फुल लेंथ का सबका सॉल्यूशन है ही, यूनिट वाइज में भी कुछ का सॉल्यूशन है, कुछ का नहीं है। तो जिसका नहीं है आप बताओ कि मैंने ये टेस्ट अटेम्प्ट किया, मुझे ये डाउट है, उसका क्लास रखेंगे। ये चीज़ें हैं। तो उसके लिए ग्रुप में पोस्ट करो सो दैट अदर्स विल ऑल्सो नो कि क्या होने वाला है नेक्स्ट क्लास में। ये है। एनीवे इसको देख लेते हैं। तो इसमें जो है ना, तो इसको देखो सॉल्व कर लो सिंपल। हमें क्या क्वेश्चन में गिवन है, एक एक्स रैंडम वेरिएबल है जिसका पीएमएफ गिवन है, 1 2 3 पे हमें पीएमएफ दे रखा है। अब बता रखा है कि अल्फा 1 मोर देन इक्वल टू 0 है, अल्फा 2 भी मोर देन इक्वल टू 0 है, और ये अननोन पैरामीटर है सच दैट ये फिक्स है कि अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 लेस देन इक्वल टू 1 है। दोनों पॉजिटिव है, मतलब अल्फा प्लस अल्फा 2, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 0 1 के बीच है। फॉर टेस्टिंग एच नॉट, तो एच नॉट जो है उसमें है अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इज इक्वल टू 1। H1 है अल्फा 1 इज इक्वल टू अल्फा 2 इज इक्वल टू 0, यही है। एंड रिजेक्शन रीजन क्या है, सपोज द क्रिटिकल रीजन। अब ये ऐसा है, रिजेक्ट H नॉट इफ C है 0 3, तो X बिलोंग्स टू 2 3, तो X की वैल्यू 2 या 3 है तो H नॉट रिजेक्ट हो जाएगी, ये है। और सपोर्ट X का 1 2 3 है। तो अब आपसे पूछ ये रहा है कि इस क्वेश्चन में क्रिटिकल रीजन के पास साइज क्या है, पावर क्या है। तो क्रिटिकल रीजन भी पता है तो साइज का फॉर्मूला लगा लेते हैं, तो ये है। सो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग H नॉट, मतलब x बराबर 2 और x बराबर 3 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है व्हेन H नॉट इज ट्रू। H नॉट में क्या दे रखा है कि अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इज 1। अब ये निकालो, इसकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी निकालो। तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, तो 2 3 पे प्रोबेबिलिटी देखो क्या है, 2 पे क्या है, 3 पे क्या है, ऐड कर लो और उसमें इस पे मैक्सिमाइज करना है। तो कहने का मतलब ये हो गया मैक्सिमाइज ओवर अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इज इक्वल टू अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इज इक्वल टू 1 एंड x बराबर 2 3, मतलब 2 भी 3 प्रोबेबिलिटी लिख लो क्या है। तो 2 पे प्रोबेबिलिटी जो है 2, इसको सिर्फ ऐड करके बताओ, प्रोबेबिलिटी एट 2 प्रोबेबिलिटी एट 3, इसको सिंपली ऐड करके सिंपलीफाई करके बताओ, जिनका डाउट है बताओ। 1 माइनस अल्फा 1 बाई 2 आ जाएगा। सो 1 माइनस अल्फा 1 बाई 2 ये आ रहा है। हाँ ओके ठीक है। तो 1 माइनस अल्फा 1 इज काइंड ऑफ, यहाँ से अगर देखेंगे, क्योंकि ये कंडीशन मैंने यहाँ इसलिए लिखा क्योंकि गिवन है, तो मैक्सिमाइज करना ओवर दिस कंडीशन। तो अब 1 माइनस मतलब कहीं कहीं अल्फा 1 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। सो 0 मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ अल्फा 2 अपॉन 2 हो जाएगा ये, तो क्योंकि 1 माइनस अल्फा तो अल्फा 2 ही है यहाँ से, 1 माइनस अल्फा 1, तो ये हो गया। अब अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 जो था वो आपका 1 था, और हमें इसको मैक्सिमाइज करना है। और अल्फा 1 इन जनरल मोर देन इक्वल टू 0 है, अल्फा 2 इन जनरल मोर देन इक्वल टू 0 है, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 0 और 1 के बीच है, ये चीज़ है, ऐसा है। तो
अल्फा 2 को 1 रख देंगे तो मैक्सिमम हाँ हो जाएगा वो। क्योंकि अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, तो अल्फा 1 और अल्फा 2 0 1 के बीच ही होगी, क्योंकि अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 1 है। तो इसमें हम मैक्सिमम अल्फा 2 जो ले सकते हैं वो क्या ले सकते हैं, 1। तो ये 1/2 आ जाएगा। तो अल्फा 2 जो मैक्सिमम हो सकता है वो 1/2 है। तो ये आ गया साइज ऑफ द टेस्ट। बताओ भाई इसमें क्या डाउट है। सेम तरीके से पावर निकालो, यहाँ भी यही है कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी x बराबर 2 या 3 व्हेन h1 इज ट्रू। अब h1 क्या है, तो h1 में अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 बराबर 0। अब बताओ भाई वही प्रोबेबिलिटी तो वही आएगी ना 2 3 पे ऐड होके। यस तो यहाँ भी मैक्सिमाइज 1 माइनस अल्फा 1/2। अब यहाँ कंडीशन है अल्फा 1 बराबर अल्फा 2 बराबर 0, तो रख दो अल्फा 1 को 0, तब भी हाफ आ गया। ऐसा है कि कुछ गड़बड़ है, चेक करो यहाँ कुछ ऐसा नहीं आएगा। तो चेक करो ये प्रोबेबिलिटी क्या आएगी। ये तो आपने आई थिंक इसका प्रोबेबिलिटी 2/3 आ ये जाएगा। ऐसा इसलिए शायद आया क्योंकि आपने पहले ये शायद यूज कर रखा है कंडीशन, इसीलिए। हाँ हाँ यहाँ पे तो ऐसा नहीं है, तो ऐड करो उसको 2 और 3 पे प्रोबेबिलिटी ऐड करो, बताओ एग्जैक्टली क्या आएगा उसमें। कोई उसमें मैंने अल्फा 1 और अल्फा 2 को 0 रख देने पे 2/3 आ जा रहा है। नहीं, प्रोबेबिलिटी क्या आएगी बाद में रखेंगे, चलो छोड़ो पहले पुट करो। या वैसे रख सकते हो डायरेक्टली रख लो, है ना, क्योंकि हमें तो इसको हाँ ऐड करके अल्फा 1 अल्फा 2 0 रखना है। तो एक हो जाएगा 2/6, एक हो जाएगा 1/3, है ना। 2 पे प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/6 और 3 पे हो जाएगी 1/3, क्योंकि अल्फा 1 अल्फा 2 को 0 रख देना है, तो मैक्सिमाइज करना है। मतलब कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि जो प्रोबेबिलिटी 2 और 3 पे है उसमें अल्फा 1 अल्फा 2 को 0 रख दो, तो ये हो गया। तो 1/3 प्लस 1/3 2/3 आ गया, ठीक है। तो ये है। तो आपको क्वेश्चन का डिमांड समझना है ना, ये चीज़ क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है और अप्रोच समझना है क्या है। सिंपल फॉर्मूला से आ गया। सर पिछले क्लास में मतलब पिछले कुछ ए में जो ये हुआ था ना, एक बाइवेरिएट से क्वेश्चन था, हम्म वहाँ पे सर मैंने आपको सॉल्यूशन भेजा है, साइन इनवर्स 0.7, मतलब आंसर नहीं मैच कर पा रहा। किसका सॉल्यूशन आपको भेज, बाइवेरिएट क्वेश्चन। समझे नहीं, कल किस टॉपिक का क्वेश्चन था। आज सर आज ही हुआ था, गेट का। तो ठीक है कल पूछो, गेट बैच टाइम में कोई दिक्कत नहीं है, कल गेट बैच टाइम में पूछो। ओके सर। हाँ हम्म, कल क्लास होंगे ना उसमें डिस्कस करते हैं। आंसर आएगा साइन वर्स रो। रो क्या है आपके क्वेश्चन में, रो आप निकालो, अब पूरा तो कंप्लीट किया ही नहीं। उसमें साइन इनवर्स 7/10 आ रहा है हाँ आंसर। साइन वर्स 7/10 है। अब वो कैलकुलेटर से साइन वर्स निकालो, साइंटिफिक कैलकुलेटर में यूज करो तो आ जाएगा। आप साइंटिफिक कैलकुलेटर में देखो कि साइन वर्स 0.7 कितना है ना, चेक कीजिए तो उसे आ ओके जाएगा। सर। आएगा ओके आएगा। कल पूछूंगा मतलब। हाँ साइंटिफिक कैलकुलेटर जो है ना, मतलब जो स्क्रीन पे कैलकुलेटर रहता है, आप कैलकुलेटर अभी फोन में भी होगा साइंटिफिक कैलकुलेटर, उसमें साइन वर्स 0.7 निकालिए, वो आंसर हो जाएगा आपका। उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा जो भी है मैनिपुलेट करके, आप पहले ना उस तरह से आ जाएगा, उससे आ जाएगा देखिए। चलो भाई इसमें आगे देखते हैं अगला क्या है। तो आगे क्या है आपका 8 के बाद 33 34 उनका है, उससे पहले क्या है इसमें डाउट है जी। साफिया आपका या दूसरे पेपर में, सर 19 जैम एमएस। इसी में ना, इस पीडीएफ में या किस में, हाँ पीडीएफ पे। ये क्वेश्चन। हाँ सर। तो इसमें क्या लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट लगाना है आपको। अच्छा ये तो गेट 2025 में भी था ना यही। अच्छा यही तो क्वेश्चन था वहाँ भी। अच्छा मोर देन इक्वल टू है ना, वहाँ था। अभी गेट वाले में कराएं। एनीवे इसमें क्या है, सिंपल आपको लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट लगाना है। इसमें क्या दिक्कत है, लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट पता है ना। तो यहाँ पे मैक्सिमम लाइक्लीहुड फंक्शन जब म्यू बिलोंग्स टू एच नॉट, और यहाँ होता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लाइक्लीहुड फंक्शन व्हेन म्यू बिलोंग्स टू एच नॉट यूनियन एच वन, ये है। और ये लेस देन इक्वल टू के हो जाएगा। तो ये क्रिटिकल रीजन है। साइज अल्फा बाद में चेक कर लेंगे, तो इसमें चेक करो। अभी अब लाइक्लीहुड फंक्शन निकालोगे वो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, तो यहाँ पे जो लाइक्लीहुड फंक्शन आएगा वो कितना आएगा, ई की पावर एन म्यू और ई की पावर माइनस समेसन एक्स आई, और यहाँ एक्स मोर देन इक्वल टू म्यू है, तो मतलब यहाँ पे म्यू लेस देन इक्वल टू ईच एक्स आई, तो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक। ठीक है ये रहेगा अभी के लिए।
i फ्रॉम 1 to 5 है, मतलब n 5 है, सो n है। तो क्या इसमें दिक्कत क्या आती है? ये है कि अब h0 में आपके पास म्यू 0 से 1 है, और ये लाइक्लीहुड फंक्शन आप चेक करोगे इंक्रीजिंग फंक्शन है म्यू के रेस्पेक्ट में, तो ये मैक्सिमम तब होगा, न्यूमरेटर आपका मैक्सिमम अंडर h0 इस कंडीशन में तब होगा जब आप 1 रखोगे। डिनोमिनेटर में यूनियन होता है, मतलब ये और ये मिला के, मतलब म्यू कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर हो सकता है, तो उसके लिए तो आपका यहाँ पे MLE हो जाता है ये कि लाइक्लीहुड फंक्शन मैक्सिमम हो पैरामीटर स्पेस पे, तो यहाँ पे लाइक्लीहुड फंक्शन MLE। अब मुझे बताओ इसमें MLE क्या आएगा, इस वाले PDF में म्यू का MLE क्या आएगा? व्हाट इज MLE ऑफ म्यू इन दिस PDF? म्यू का हाईएस्ट वैल्यू जो होगा। कैसे पता आपको? ऑर्डर स्टैट मतलब उसमें फर्स्ट ऑर्डर स्टार्ट हो जाएगा, स्टैटिस्टिक बताओ MLE क्या है। फर्स्ट ऑर्डर स्टार्ट। तो ये फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक आ जाएगा, तो यहाँ पे ये है लेस देन इक्वल टू k, अभी k1 ले लो, तो लाइक्लीहुड फंक्शन एट 1, लाइक्लीहुड फंक्शन एट फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक, यही MLE यहाँ से सॉल्व करोगे तो MLE आएगा, जो म्यू की हाईएस्ट वैल्यू फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है ना यहाँ पे, तो क्योंकि म्यू तो 0 से लेके फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक तक है, ठीक है, तो 0 से फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक तक है, तो ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू k1। अब इसको सिंप्लीफाई करो, अब जहाँ लाइक्लीहुड फंक्शन ये जो है ना, एक बार म्यू को हटा के 1 रखो, एक बार म्यू को हटा के फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक रखो, इससे आंसर आ जाएगा। तो जहाँ जहाँ म्यू है 1 रखो, तो e की पावर n तो हमारे क्वेश्चन में 5 है, तो मतलब e की पावर 5 और e की पावर माइनस समेसन xi अपॉन, उसको लिखने की जरूरत नहीं है वहाँ पे ना, तो e की पावर n इंटू फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, n तो यहाँ 5 है, तो e की पावर 5 इंटू फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक एंड e की पावर माइनस समेसन xi, ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू k1। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, आ जाएगा क्रिटिकल रीजन, फिर उसमें साइज हमें दे रखा है अल्फा, तो अल्फा के टर्म में c की वैल्यू आ जाएगी, करो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ से ये और ये तो कट गया, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो ठीक से, तो क्या होगा, जैसे भी सिंप्लीफाई करो फाइनली आएगा क्या बताओ, सिंप्लीफाई करके एट द एंड क्या मिलेगा, फर्स्ट ऑर्डर स्टार्ट ग्रेटर देन c, ग्रेटर इक्वल टू c फॉर सम c जो कि k1 के टर्म में आया होगा, तो ये हो गया क्रिटिकल रीजन। तो हमारा फाइनली जो क्रिटिकल रीजन आया, रिजेक्ट h0 इफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स इज मोर देन इक्वल टू c फॉर सम c, ये आ गया। तो ये अब साइज अल्फा दे रखा है, तो कि ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो डिराइव करना पड़ रहा है वहाँ पे, तो अब अल्फा यूज कर लो, डेफिनेशन यूज कर लो, तो यहाँ होगा कि c की वैल्यू अल्फा के टर्म में कुछ आ जाएगी, तो ये जो अल्फा, तो वहाँ L1 कैसे आया, हाँ वो L1 कैसे आया, हाँ न्यूमरेटर में आपको L1, इस इंटरवल पे मैक्सिमाइज करना है, तो यहाँ h0 में म्यू की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है? न्यू सर 1 से इंफिनिटी, उल्लू, h0 में क्या लिखा हुआ है? अरे नहीं, h0 में लिखा क्या है, व्हाट इज h0? लेस देन 1 है, लेस देन, हाँ, और h0 कहाँ से स्टार्ट हो तो रहा है म्यू माइनस आपका? 0 से स्टार्ट हो जीरो रहा है, से 0 से तो 1, h0 में है कि म्यू की वैल्यू 0 से 1 में ही लेना है। अब आपको लाइक्लीहुड फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है 0 से 1 के इंटरवल में, तो बताओ व्हाट इज द Okay. पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, तो मैं कह रहा हूँ 1 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अब डिसाइड करो क्यों, क्योंकि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है म्यू के रेस्पेक्ट में, तो इंक्रीजिंग फंक्शन है तो म्यू की हाईएस्ट वैल्यू जो होगी उसी पे मैक्सिमम मिलेगी, और h0 में हाईएस्ट वैल्यू म्यू की 1 हो सकती है, ठीक है। लाइक्लीहुड फंक्शन को मैक्सिमाइज करना था h0 में, तो h0 में म्यू मैक्सिमम 1 हो सकता है, तो लाइक्लीहुड फंक्शन मैक्सिमम होगी जब म्यू को हम 1 रखेंगे, क्योंकि लाइक्लीहुड फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है म्यू के रेस्पेक्ट में। इंक्रीजिंग क्यों है, एल डैश म्यू निकाल लो, पॉजिटिव आएगा ये। एनीवे तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास x1 मोर देन इक्वल टू c, अल्फा इज रिजेक्टिंग h0 व्हेन h0 इज ट्रू, तो h0 फिर से यहाँ भी मैक्सिमाइज हो गया, अब ये h0 तो कंपोजिट हो गया, तो मुझे फिर यहाँ भी मैक्सिमाइज करना पड़ेगा, तो यहाँ लगा दो वर्ड मैक्सिमम, मुझे लगता है 1 ही रखना पड़ेगा, तो मैक्सिमम। अब यहाँ जो म्यू है फिर से म्यू h0 वाला यूज करना पड़ेगा, है ना, व्हेन h0 इज ट्रू। अब निकालो ये प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ से आ जाएगी c की वैल्यू,
ठीक है भाई, इसको यूज करो, अब इसको सारा सर सिंपलीफाई करो। हाँ जब कंपोजिट हाइपोथेसिस होता है तब हम मैक्सिमम यूज करते हैं। हाँ जनरली, क्योंकि सिंपल में ना मैक्सिमम यूज करने का नीड ही नहीं है। नीड क्यों नहीं, क्योंकि एक ही पॉइंट है, तो हम कंपेयर किसके साथ करेंगे, तो उसी पे मैक्सिमम हो जाएगा, इसलिए मैक्सिमम लिखते नहीं है वहां भी मैक्सिमम ही, लेकिन सिंपल में मैक्सिमम का कोई रेलिवेंस नहीं है वहां पे, क्योंकि अब यहाँ पे म्यू की बहुत सारी वैल्यू है, तो मुझे अब ये डिसाइड करना पड़ेगा कौन से वाले म्यू के लिए मैक्सिमम है वो यूज होगा, इसलिए मैक्स लिख रहे हैं यहाँ पे। सिंपल में नहीं लिखते हैं क्योंकि उस मैक्स का कोई रोल ही नहीं है उस क्वेश्चन में, क्योंकि फिक्स वैल्यू है तो वही पुट करना पड़ेगा, इसीलिए मैक्स है वहां भी लेकिन उसका रेलिवेंस नहीं है वहां सर पे। ठीक है, तो पे डिनोमिनेटर पे एल म्यू म्यू वन लिया करते थे, यहाँ पर हम क्यों नहीं मतलब एच नॉट और एच वन का। नहीं आपने पढ़ा ठीक से, लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट आपको याद नहीं है। आपको जो याद है वो सिंपल वर्सेस सिंपल में वो होता है, जो आप कह रहे हैं ना वो एलआरटी सिंपल, वो एनपी लेमा है ना, उसमें ये होता है कि एच नॉट अगर है म्यू बराबर म्यू नॉट अगेंस्ट एच वन है म्यू बराबर म्यू वन, है ना, तो इसमें ये होता है कि रिजेक्ट एच नॉट इफ लाइक्लीहुड फंक्शन एट म्यू नॉट अपॉन लाइक्लीहुड फंक्शन एट म्यू वन लेस देन इक्वल टू के। तो ये है ओनली सिंपल वर्सेस सिंपल के लिए, लेकिन इन जनरल आप लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट देखो तो ये है सिंपल वर्सेस कंपोजिट, कंपोजिट वर्सेस कंपोजिट के लिए ये है। तो यहाँ चूंकि कंपोजिट वर्सेस कंपोजिट है, ये भी कंपोजिट है और ये भी कंपोजिट है, तो कंपोजिट वर्सेस कंपोजिट है तो उसके लिए है ये, और ये सिंपल वर्सेस सिंपल के लिए, यही एनपी लेमा है कि ये मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन है ना, ये जो स्टेटमेंट है मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन ये एनपी लेमा है। तो ये जो है नीमन पियर्सन लेमा ये कहता है कि दिस इज अ मोस्ट सिंपल वर्सेस सिंपल के लिए ये क्रिटिकल रीजन लेना है। इन जनरल यही स्टेटमेंट आप किसी भी बुक में देख लो, लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट एक थ्योरम है ना, जो कहता है कि इन जनरल दिस इज द क्रिटिकल रीजन। तो यहाँ एच नॉट यूनियन सर एच वन ही होगा, मतलब पूल पैरामीटर स्पेस होगा डिनोमिनेटर में, ये है। सर एनपीली में तो यूनिकनेस ठीक है का सर। कोई गारंटी नहीं देता है, बिकॉज वहाँ पे नहीं, सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स होता साइज है। अगर फिक्स है तो सफिशिएंट हो स्टैट जाएगा। ओके अगर साइज फिक्स कर रखा है ना, लेवल फिक्स है तो जरूरी नहीं यूनिक होगा, क्योंकि साइज वैरी कर सकता है ना, एक फिक्स साइज के लिए यूनिक क्रिटिकल रीजन, क्योंकि वो देता है ना एमपी टेस्ट है, यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन आएगा ना, तो यूनिफॉर्म हर सर। अल्फा और के लिए अलग अलग क्रिटिकल रीजन मिलेगा, मतलब डिफरेंट अल्फा के लिए डिफरेंट क्रिटिकल रीजन आपको मिलेगा, ये है। सर और वहाँ पे सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स मैक्सिमम ही होता है, सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स Sufficient रेशियो में this ratio is a function of sufficient statistic, this ratio is a ऑलवेज। function of sufficient statistic। ओके आगे कर पाओगे जी, करो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, ये तो ऐसा आ गया ना ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स आ गया, हाँ सर हो तो जाएगा। यहाँ से थोड़े प्रोबेबिलिटी निकालो, फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का पीडीएफ निकालो सी से लेके, है ना, जहाँ तक भी इंटीग्रेट करो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा सॉल्व करना पड़े, क्योंकि ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव तब आता था तब आपको देखना चाह रहा, अब ऑब्जेक्टिव में थोड़ा चेंज होकर आएगा, बट अप्रोच ये है। तो यहाँ से होगा क्या, सी हमारा आ जाएगा सम फंक्शन ऑफ अल्फा, है ना, मान लो सम एच ऑफ अल्फा आ जाएगा, है ना, सम कांस्टेंट आ जाएगा, या सी ऑफ अल्फा लिख दो, तो ये सी जो होगा सी ऑफ अल्फा होगा, मतलब अल्फा के टर्म में कुछ आएगा, ये है। तो नेक्स्ट क्या है, 22 फिर 22 फिर 33, हाँ। सो सर इसका क्रिटिकल रीजन मैंने निकाल लिया है, बट वो इसके बाद आंसर से कैसे मैच किया जाए वो नहीं समझ आ रहा है। देखते हैं चलिए। तो इसमें जो है कि तो हमें तो कंसीडर द नॉर्मल पॉपुलेशन विथ अननोन मीन म्यू वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर 9 है ना, एंड एच नॉट एच वन है, और ये सैंपल साइज 100 है, मतलब ऐसा है x1 x2 x100, ये आईआईडी है नॉर्मल म्यू कॉमा 9, ऐसा है। सो आईआईडी नॉर्मल म्यू कॉमा 9, ये
और आपका जो एच नॉट जो क्वेश्चन में है म्यू बराबर 0 अगेंस्ट h1 है म्यू नॉट 0। तो इसका क्रिटिकल रीजन ऐसे भी हम जानते हैं, तो इन्होंने दे भी रखा और ऐसे हम जानते भी हैं, है ना। तो हमने पढ़ा है कि इसका जो क्रिटिकल रीजन होगा कि रिजेक्ट h नॉट इफ mod of x bar by theta naught। एक्स बार माइनस म्यू नॉट या थीटा नॉट अंडर एच नॉट जो होता है वो अपॉन सिग्मा बाई रूट एन। तो सिग्मा है 3 बाई रूट एन मतलब दिस, मतलब ऐसे डायरेक्ट बता रहा हूँ, अदरवाइज ठीक है। साइज अल्फा लेंगे तो मैं सीधा साइज अल्फा के लिए बोल रहा हूँ, वो के देख रहा है। तो एक्स बार माइनस म्यू नॉट मतलब म्यू अंडर एच नॉट एंड सिग्मा बाई रूट एन मोर देन इक्वल टू जेड अल्फा बाई 2, है ना। तो ये रिजेक्शन रीजन है साइज अल्फा का। तो साइज अल्फा या लेवल ऑफ, क्योंकि यहाँ तो होगा ना जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दिया होता है, तो हम लोग मैक्सिमम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो ले सकते हैं वो साइज है, तो उसके लिए ही काम करते हैं। तो हम लोग साइज 5% लेके चल रहे हैं। मैक्सिमम साइज जो हो सकता है वो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के इक्वल हो सकता है, तो इसीलिए। तो यहाँ पे तो इसके लिए आ गया अल्फा था हमारे पास 5%, तो मतलब यहाँ आ जाएगा, है ना। अल्फा 5% है तो अल्फा बाई 2 मतलब 0.025 आ जाएगा, ठीक है। ये है तो यहाँ तक ओके। अब देखो तो के यहाँ से मतलब के जो उन्होंने दे रखा वो के यहाँ से निकल आएगा, है ना। तो यहाँ से क्या आएगा, के 0.588 आ रहा अच्छा है। आपने वहाँ तक निकाल लिया, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स बार मोर देन इक्वल टू 3/10, और ये क्वेश्चन में दे रखा होगा फर्स्ट पेज पे, है ना। तो आप ये कह रहे हैं कि इसको आपने सिंप्लीफाई कर लिया तो आ गया कितना 0.8858। चलिए तो ये आपका 0.58 आ गया, यहाँ तक ओके है। तो क्वेश्चन में जो कि क्रिटिकल रीजन दे रखा है तो के जो क्वेश्चन में है वो के हमें मिल गया, तो जो है ना। अब क्वेश्चन में जो पैरामीटर या वेरिएबल यूज होगा या जो कांस्टेंट यूज होगा उसको आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते, एज इट इज रखना पड़ेगा। तो हमारा के जो क्वेश्चन वाला है वो के मुझे मिला 0.58, ठीक, यहाँ तक हो गया। तो अब क्वेश्चन ये है देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉसिबल 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू। 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू, तो वैसे फॉर्मूला क्या होता है, लेकिन फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे तो हमें वो नहीं पता ना, एक्स बार नहीं पता। अगर फॉर्मूला आप लिखेंगे भी तो होता क्या है, क्योंकि म्यू सिग्मा तो नोन है, तो एक्स बार माइनस सिग्मा अपॉन रूट एन जेड अल्फा बाई 2 से एक्स बार प्लस सिग्मा बाई रूट एन जेड अल्फा बाई 2, यही होता है। तो अगर आप यहाँ ये यूज़ करेंगे तो एक्स बार आपको नहीं पता है तो, और सिग्मा आपको पता है कि 3 है, रूट एन पता है 10 है, तो ये कितना है, अच्छा यही तो था वो 0.58 ही होगा ना, ये तो के ही तो है, ये यही अच्छा यही होगा, के यही यही के होगा सर। हाँ कितना होगा ये 0.58 ही होगा ना ये तो, क्योंकि हाँ के वही तो बनना है, सिग्मा बाई रूट एन ही तो था के वहाँ पे, और इंटू जेड अल्फा बाई 2, जी सर यही होगा। ठीक है। हाँ तो यहाँ तक आ गया एक्स बार प्लस 0.58, ये है आपका। अब आप सोचो क्या होगा, तो यहाँ पे जो है, ठीक है यहाँ तक। अब ये वैल्यू क्या हो सकती है इनमें से ये देखना है, तो मतलब इन्होंने ओपन लिया, कोई दिक्कत नहीं, आप ओपन लोगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो क्वेश्चन के जरूरत के हिसाब से ओपन इंटरवल लेते हैं। अब देखना है ये वाला इंटरवल इन चारों में से कौन सा हो सकता है, आपको ये देखना है। एक्स बार को सर 0 लेंगे तो नहीं, एक्स बार को 1 लेंगे तो ये ऑप्शन हो जाएगा। 1 लेंगे तो क्या 1 हो सकता है एक्स बार, ये सोचना है। हाँ हाँ जैसे चारों ऑप्शन क्योंकि में पुट करके देखो, तो ये पहला ऑप्शन बनने के लिए एक्स बार को 1 होना पड़ेगा, ये कह रहे हो ना आप। तो ए में ये ऑप्शन ए के इक्वल करेंगे अगर हम, तो एक्स बार को क्या होना पड़ेगा 1, ये कह रहे हो आप, ठीक है। हाँ ये ऑप्शन को बी होने के लिए ये ऑप्शन बी ऑप्शन के इक्वल कर दो, तो एक्स बार को क्या होना पड़ेगा, तो यूनिक एक्स बार मिलेगा ही नहीं, तो मतलब ये ऑप्शन ऐसे ही गलत हो जाएगा, क्योंकि एक्स बार तो कॉमन है ना, तो यहाँ कॉमन मिलना चाहिए। मतलब इस नंबर को इसके इक्वल पुट करो, इस नंबर को इसके इक्वल पुट करो, दोनों एंड को, तो एक्स बार तो कॉमन वैल्यू मिलना चाहिए, क्योंकि एक्स बार तो एक ही है, कॉमन है। तो एक्स बार की वैल्यू दोनों साइड से सेम, दोनों इक्वेशन से सेम आना चाहिए, कॉमन नहीं मिलेगा ना, तो बी तो ऐसे ही आउट हो गया। इस ऑप्शन को सी वाले ऑप्शन के इक्वल पुट करो, एक्स बार क्या मिलेगा
ये x बार एग्जैक्ट 1 होगा फर्स्ट ऑप्शन, एग्जैक्ट 1 तो नहीं लग रहा है। 588 था यहाँ पे, ये 588 था या 58 था? 588 ठीक ठीक, ओके तो ओके ठीक है। इसका सी ऑप्शन होगा क्योंकि उसमें एक्स पर कॉमन मिल रहा है 1.01 और इसमें आ जाएगा 0.480, तो उतना ले नहीं सकते हम। सी में क्या मिल रहा है और डी में क्या? सी वाले में बताओ पहले, अगर इसको इक्वल करें जी- सी ऑप्शन के 0.480। 0 पॉइंट आपका आया 480, ठीक है। डी में क्या आ रहा है? इसको अब इसके इक्वल पुट करो, देखो एक्स बार कुछ मिलेगा? आई थिंक ये भी यूनिक नहीं आएगा, अलग अलग आएगा, चेक करो। हाँ है जी, चेक करो। सर बट मेरा सी तो सी में एक्स बार का वैल्यू 1.01 आया सी में। एक्स बार की वैल्यू हाँ सर, फिर सी ऑप्शन होगा इसका क्योंकि उसमें कौन सा वैल्यू आएगा एक्स बार का 1.01 0.01 जी सर। और डी फिर आउट हो जाएगा क्योंकि डी में कॉमन एक्स हाँ। बार नहीं मिलेगा शायद, चेक कर लो। नहीं मिलेगा। ओके तो अब आपको ए और सी में से डिसाइड करना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, मतलब यही हमारा ऑप्शन है। अब मैं कह रहा हूँ ये ए ऑप्शन के इक्वल आएगा अगर एक्स बार को 1 होना पड़ेगा, बी के इक्वल हो नहीं सकता क्योंकि एक्स बार कॉमन नहीं मिल रहा, सी के इक्वल हो नहीं सकता होगा तो एक्स बार को ए होना पड़ेगा, डी को ए। अब आप ये सोचो कि एक्स बार कौन सा पॉसिबल है, 1 पॉसिबल है या 1.01 पॉसिबल है, चेक कर लो ठीक से। तो इसमें क्या पॉसिबल है? तो आप देखो आपका क्या था कि ये जो रिजेक्शन रीजन है मॉड एक्स बार जो है वो क्या था 0.058 से ज़्यादा होना चाहिए। मतलब यहाँ पे आई थिंक ये तरीका यूज़ हो रहा है कि एक्स बार की वैल्यू रिजेक्शन रीजन में होना चाहिए। एक्चुअली होता क्या है ना, वी रिजेक्ट एच नॉट। इसने कहा है बेस्ड ऑन द सैंपल द टेस्ट ऑफ द फॉर्म दिस रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। क्वेश्चन में गिवन है कि वी रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, ये क्वेश्चन में गिवन है आपको। देखिए बेस्ड ऑन दिस सैंपल, जो सैंपल आपको दे रखा है, द टेस्ट ऑफ द फॉर्म दिस, जो कि हमने भी निकाला, दिस रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो ये लाइन कहना चाह रहा है कि जो हम लोग एच नॉट को रिजेक्ट कर रहे हैं, तो मतलब जो रिजेक्शन रीजन जो है ना, मतलब एच नॉट, वी आर रिजेक्टिंग एच नॉट, तो एक्स बार को एच नॉट में होना पड़ेगा, ये एक्स बार को रिजेक्शन रीजन में होना पड़ेगा। तो रिजेक्शन रीजन में क्या आएगा, इनमें से कौन सा आएगा? दोनों आएगा, तो दोनों आ जा रहा है, तो कुछ तो गड़बड़ है, आप लोगों ने कुछ तो गड़बड़ किया है, चेक करो। सर हमारी जो एक्स बार की वैल्यू 1 है, हाँ सर जो हमारा इंटरवल है उसमें हम एक्स बार की वैल्यू 1 और 1.01 सी ऑप्शन रखेंगे फॉल्स है। तो वो ए को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो बताओ ना क्या अरे है। अरे इसमें जो आपने ऑप्शन लिखा उसमें एक्स बार का वैल्यू 1 नहीं है, सर उसमें डिफरेंस आएगा तो वो नहीं आएगा एक्स बार का क्योंकि 1 तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो तो इसका बताओ ना सही क्या है, ऑप्शन वही सही तो पूछ होगा। रहा हूँ क्या ऐसा होगा। इतने लोग, वही तो अपना कैलकुलेशन खुद करो ना। अब मान लो किसी ने गलत बोल दिया, सबने मान लिया, अरे भाई तुम्हारे पास पेन है, दिमाग है, यूज करो ना उसको। सर हम अगर रिजेक्ट कर रहे हैं एच नॉट को, इसका मतलब हमारा म्यू 0 नहीं हो सकता है। तो नहीं मुझे नहीं ऐसा वो लग नहीं रहा है है, कि हमारे इंटरवल में हाँ 0 वैसा नहीं नहीं है। होना चाहिए। 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी, इसका मतलब 5% एरर अलाउड है। तो यहाँ पे रिजेक्ट एच नॉट का मतलब ये है कि जो एक्स बार है ना, वो एक्स बार को रिजेक्शन रीजन में होना पड़ेगा। तो एक्स बार की वैल्यू इसमें होगी, या तो एक्स बार 0.058 से ज़्यादा होगी, या फिर अगर इसको और ठीक से लिखे तो ये कहना चाह रहा है कि जो एक्स बार है या तो मोर देन इक्वल टू 0.588 होगा, या फिर एक्स बार लेस देन इक्वल टू माइनस 0.588 होगा। तो ये कहना चाह रहा है क्योंकि हमने एच नॉट को रिजेक्ट किया है, तो मतलब एक्स बार इस इंटरवल में है। तो आपको म्यू के बारे में नहीं सोचना, आप एक्स बार के बारे में सोचना है कि हमें बता रखा है एच नॉट रिजेक्ट हो रहा है, तो मतलब एक्स बार की वैल्यू रिजेक्शन रीजन में होगी। रिजेक्शन रीजन में ये रिजेक्शन रीजन है आपका। अब देखो ऑप्शन के हिसाब से पहले तो ये बताओ, मतलब इस वाले क्वांटिटी को इसके इक्वल पुट करो, इस वाले क्वांटिटी को इसके इक्वल पुट करो, दोनों इक्वेशन से बताओ एक्स बार की वैल्यू क्या आ रही है। सर 0.1 आ रहा है ये ऑप्शन में। 0.1 आ रहा है। जी सर बट वो तो एक्स बार का रिजेक्शन रीजन को सेटिस्फाई नहीं करेगा इसलिए रॉन्ग हो जाएगा ये ऑप्शन। अब इन दोनों में से ये देखना हाँ है कि कौन सी वैल्यू रिजेक्शन रीजन में है। ये जो ए और सी आया है, ये ए ऑप्शन है,
जब x बार 0.1 है, क्या ये x बार रिजेक्शन रीजन में है या नहीं है, क्वेश्चन ये है। नहीं सर। तो ये आउट हो गया। नहीं। क्या ये रिजेक्शन रीजन में है, जी सर होगा। तो ये सही है, हो गया। हमें गिवन है वी रिजेक्ट एच नॉट, हमें गिवन है एक्स बार की वैल्यू इस इंटरवल में होगी, ये हमें गिवन है। तो एक्स बार यहाँ जो लेंगे, जो एक्स बार आएगा ऑप्शन के हिसाब से वो इसमें आना चाहिए, तो वो सिर्फ सी ऑप्शन में आ रहा है। सर क्लास के नोट्स का पीडीएफ सेंड कर दिया है, कीजिए ग्रुप में। ग्रुप में आता नहीं है पीडीएफ? नहीं सर, आप कौन से ग्रुप में हो? रैंकर मॉक टेस्ट वाले। तो उसको बोलोगे तो भेजेगा ना, क्योंकि जिस बैच की क्लास उस बैच कल उसमें आता है, क्लबिया 1 2 3 में गया था कल। तो जिसमें नहीं आता ग्रुप में लिखो ना, उसमें लिखो, ग्रुप में जो भी कंसर्न है ग्रुप में लिखो, कोई ना कोई आपको हेल्प करेगा, बच्चा हेल्प करेगा, कोई टीम का मेंबर हेल्प करेगा, है ना। मैं सिर्फ, मेरा रोल सिर्फ टीचिंग का है, बाकी सारा रोल कोई और संभाल रहा है ना यहाँ पे। इसमें मेरा रोल ओनली टीचिंग मैं करता हूँ, मैं तभी टीचिंग करके मैं चला जाऊँगा, बाकी चीज़ें अपना टीम है वो करती है। तो आप ग्रुप में पोस्ट करो, जो कंसर्न पर्सन है वो हेल्प करेगा आपको, ये चीज़ है। नोट्स भी मैं नहीं भेजता हूँ, है ना, नोट्स कोई और भेजता है, जिसका काम है, सबका काम बटा हुआ है, तो वैसा है। मैं सिर्फ पढ़ाता हूँ और कोई काम नहीं मेरा। तो ग्रुप में लिखो, आपको कोई बच्चा भेज देगा या हमारे टीम वाले कोई भेज देंगे, वो नंबर है ना 88 वाला, उस पर उसको टैग करो, भेज देगा आपको। ठीक है जी। सो अगला क्या था, 19 और 22 हो गया ना, उनका है 33। सो 33 देखिए, ये भी सिंपल है, बस आपको लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट लगाना है ना, यही तो है। सर इसमें वाई आई क्या फॉलो करेगा डिस्ट्रीब्यूशन? जरूरत नहीं है, आप एक्स आई में आंसर निकालो, बाद में वाई आई में चेंज कर दो। जैसे हमें डिस्ट्रीब्यूशन की इसमें जरूरत है ही नहीं ना, डिस्ट्रीब्यूशन की कहीं जरूरत नहीं है, हमें क्रिटिकल रीजन चाहिए, क्रिटिकल रीजन के लिए डिस्ट्रीब्यूशन की कोई जरूरत नहीं है। तो अब आपको क्या करना है, जैसे पहले एक सैंपल दे रखा है, तो आप ये तो कर सकते हो ना, जैसे मैं आपको बोलूँ कि x1 x2 xn, ये IID है नॉर्मल थीटा कॉमा 1। अब h0 है थीटा इज इक्वल टू 1 अगेंस्ट h1 है थीटा इज नॉट इक्वल टू 1। तो पहले आप इसका क्रिटिकल रीजन निकालो, निकाल पाओगे? रिजेक्ट h0 निकालो, xi के टर्म में क्या आएगा, ये पहले सॉल्व करो। ये सिंपल क्वेश्चन है, लगाना लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट, जो पहले कह रहा था वही। L1 अंडर h0 L1 है, और अंडर जब सिंपल वर्सेस कंपोजिट होगा तो डिनोमिनेटर में h0 यूनियन h1, मतलब होल पैरामीटर स्पेस। तो होल पैरामीटर स्पेस पे लाइक्लीहुड फंक्शन मैक्सिमम होता है कब, जब थीटा की वैल्यू mle होती है। तो यहाँ लिखना होगा mle। अब नॉर्मल में mle क्या होता है, तो नॉर्मल में mle है x बार लेस देन इक्वल टू k। इसको सिंप्लीफाई करो, क्या आता है क्रिटिकल रीजन। सर यहाँ पे एक क्रिटिकल रीजन फाइंड आउट करने है, एनपी लेमा नहीं यूज करेंगे? नहीं, एनपी लेमा सिर्फ सिंपल वर्सेस सिंपल में काम आता है। यहाँ पे कहीं पे मोस्ट पावरफुल लिखा भी नहीं है ना, लिखा है कहीं मोस्ट पावरफुल है। एनपी लेमा तभी काम आएगा जब मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन है और सिंपल वर्सेस सिंपल है। ये तो सिंपल वर्सेस कंपोजिट, एनपी लेमा क्यों काम आएगा? तो इसको सिंप्लीफाई करते हो तो क्या आ रहा है, मॉड एक्स बार माइनस थीटा, एक्स बार माइनस थीटा। जी सर। थीटा क्यों आएगा, थीटा को 1 रखना है, यहाँ थीटा को एक्स बार रखना, थीटा क्यों आएगा? लाइक्लीहुड फंक्शन थीटा का फंक्शन है, तो न्यूमरेटर में थीटा जहां जहां था उसको 1 रखना था, डिनोमिनेटर में थीटा जहां जहां वहां एक्स बार रखना था, थीटा कैसे आ जाएगा? थीटा तो आना नहीं चाहिए ना, थीटा क्यों आएगा? तो टेस्ट स्टैटिस्टिक है, ये टेस्ट स्टैटिस्टिक है, मतलब स्टैटिस्टिक एस्टिमेटर, एस्टिमेटर में थीटा कहां से आ गया? ये तो एस्टिमेटर आएगा ना, तो एस्टिमेटर में थीटा कैसे आएगा?
सिंप्लीफाई करो इसको। तो ये कुछ वैसा ही आएगा। समेशन एक्स आई में कर लो, एक्स बार हटा दो, समेशन एक्स आई के टर्म में लिख लो, तो एट द एंड यही आएगा। आई थिंक मुझे लग रहा है कैसा आएगा, देखो बताओ। शायद ये आएगा, मतलब इसको तुम्हें सिंप्लीफाई करना होगा। सॉल्व करो, और नहीं हो रहा है तो बताओ, है ना, मतलब ऑनेस्टली बताओ, नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है, उसमें क्या है, सीखना है, ये चीज़ है। तो ये कुछ ऐसा ही आएगा, समेशन एक्स आई मोर देन इक्वल टू ऐसा लेस देन इक्वल टू, है ना, मान लो सम k1 या c1, और मतलब यूनियन है यहाँ पे, समेशन एक्स आई मोर देन इक्वल टू c2, इस तरह से कुछ आएगा। अब आपको क्वेश्चन में क्या है कि बाद में कहा उसने कि एक नया सैंपल हमने y बनाया, तो जो yi है, जो yi है वो e की पावर xi है, तो xi आपका हो गया ln yi, तो रख दो xi को हटा के ln yi, तो आ गया रिजेक्ट h0 इफ समेशन ln yi लेस देन इक्वल टू c1 और समेशन ln yi मोर देन इक्वल टू c2। ये आंसर है। ये मैं ऐसा गेस कर रहा हूँ, चेक कर लेना ये होगा ये, तो है ना। तो ये तुम आगे खुद से इसको सिंप्लीफाई करो और क्या आता है देखो, ये चीज है। इसमें आना, इसमें सिर्फ x बार माइनस 1 ग्रेटर देन के आना चाहिए था रिजेक्शन से। हाँ, x बार माइनस 1 ग्रेटर देन के मॉड में। हाँ जी सर, आपने शुरू में पाया है उसे, उसी से मैम जो आपने रिजेक्शन वीडियो वाले का शुरू में पाया था ना, उससे डबल साइड होगा तो उसमें मॉड आएगा। हाँ, आएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x बार माइनस 1 मॉड क्या आ रहा है, ग्रेटर लेस देन, ग्रेटर सर। ठीक है। तो इसको ओपन करो, तो ओपन करोगे पहले मॉड खोलो, तो x बार माइनस 1 मोर देन इक्वल टू k और x बार माइनस 1 लेस देन इक्वल टू माइनस k, तो यहाँ से आ गया x बार मोर देन इक्वल टू 1 प्लस k, और x बार को लिख दो समेशन एक्स आई अपॉन एन, एन को उधर भेज दो। तो कहने का मतलब फाइनली ये और सिंप्लीफाई करोगे तो समेशन एक्स आई मोर देन इक्वल टू c1 या पहले c2 कर दो, और यहाँ से आएगा समेशन एक्स आई लेस देन इक्वल टू c1, ऐसा कर दो, क्योंकि मैं ऑप्शन में जाना चाह रहा हूँ इसलिए वैसा कर रहा हूँ। तो ये हो गया ये क्रिटिकल रीजन है जो मैंने लिखा था। अब एक्स आई को हटा के लॉग वाई आई कर दो, क्योंकि ये क्वेश्चन में बोला हुआ है, तो आंसर वाई आई में चाहिए, तो बस एक्स आई की जगह लॉग वाई आई कर दो, तो ये आंसर है, डी ऑप्शन सही है। चूंकि मैंने सॉल्व करा रखा है पहले डाउट में, तो मुझे थोड़ा बहुत याद है इसलिए मैंने लिख दिया, उस तरह से है। ठीक है जी, तो ये हो गया 33। थर्टी फोर है आगे, है ना, सो 34 भी सिमिलर ही तो है, बस थोड़े से कैलकुलेशन। हाँ सर, वो हो जाएगा ना, LH नॉट अपॉन LH1, PDF का रेशियो ले लो, थोड़ा सिंप्लीफाई करना, मतलब लाइक्लीहुड फंक्शन निकालो, दोनों के लाइक्लीहुड फंक्शन का रेशियो ले लो LH नॉट अपॉन LH1, तो बस उससे आ जाएगा। यस सर। बस बाद में परफेक्ट स्कोर बनाना पड़ेगा एंड में, बस इतना ही है, ये है। तो आगे 38, यहाँ पर क्या है, 1 अगेंस्ट, ये भी सिंपल ही वही है। यहाँ क्या करोगे, या तो अच्छा, क्योंकि यहाँ पे ना हमें लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट लगा सकते हैं, बस ज़रूरत नहीं है, पता है क्यों, क्योंकि ना लेफ्ट साइड पूरा कॉमन ही है, तो कुछ नया तो हमें लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट लगाने की ज़रूरत तब पड़ती है जब चारों ऑप्शन में अलग अलग टेस्ट स्टैटिस्टिक होता, लेकिन आप चारों ऑप्शन में देखो एक ही टेस्ट स्टैटिस्टिक है, डिफरेंस कहाँ है, राइट साइड में। तो हमें लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट लगाने के यहाँ कोई नीड नहीं है, क्योंकि लगाएंगे भी तो यही मिलेगा। अगर आप लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट लगाओगे LH नॉट अपॉन LH1 जो मैं कह रहा हूँ, तो उससे मिलेगा क्या, यही मिलेगा मेनली। अगर आप यहाँ पे लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट लगाते हो कि LH नॉट मतलब वही मैक्सिमम वैल्यू, थीटा फिक्स 1 है ना, तो वो फिक्स है तो 1 रख दो, L1 अपॉन LMLE, इस तरह से लेस देन इक्वल टू सम के,
अब इसको सिंप्लीफाई करो तो मिलेगा क्या, ये खुद ही बता रहा है आपको कि आपको ऐसा, क्योंकि चारों ऑप्शन में एक ही चीज़ है ना, तो अलग क्या ही आना है, यही आएगा, ये ऐसा आएगा। अभी मेन है सब में लेस देन है, सब में लेस देन भी है, तो लेस देन सी टाइप का, तो ये क्रिटिकल रीजन आपको आएगा। यहाँ तक ओके है? तो ये ऑप्शन खुद बता रहा है कि आपका क्रिटिकल रीजन ऐसा ही आएगा। अब चारों में सी डिफरेंट है, तो मुझे ये आइडेंटिफाई करना है कि ये जो सी की वैल्यू ये कौन सी पॉसिबल है, तो उसके लिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे लिखा है ना कि मोस्ट पावरफुल टेस्ट ऑफ साइज अल्फा। तो पहले तो ये पहचानना है किसका साइज अल्फा होगा, साइज अल्फा वाला कौन सा है। दूसरी चीज़ देखो यहाँ काई स्क्वायर 2n 1 माइनस अल्फा, काई स्क्वायर 2n अल्फा, काई स्क्वायर n 1 माइनस अल्फा, काई स्क्वायर 1 अल्फा। तो ये दोनों ऑप्शन ये कहना चाह रहा है कि इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो काई स्क्वायर n होगा, और ये दोनों ऑप्शन कहना चाह रहा है कि इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो काई स्क्वायर 2n होगा। तो पहले तो ये हम डिसाइड कर लें कि जो टेस्ट स्टैटिस्टिक है वो काई स्क्वायर n है या काई स्क्वायर 2n है, तो उससे दो ऑप्शन आउट हो जाएगा, फिर साइज चेक कर लेंगे, उससे हो जाएगा। बताओ इसका डिस्ट्रीब्यूशन निकाल पाओगे, चेक करो वहां से। तो आपको इसका डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है यहाँ पे आपको। देखिए तो यहाँ से अगर आप ठीक से देखेंगे तो ये जो पीडीएफ दे रखा है, इस पीडीएफ में अगर मैं y को रख दूं, यही ये तो 2 बाहर आ जाएगा ना, लॉग में तो 2 बाहर आ जाता है, तो ये तो बाहर आ जाएगा, तो ये कुछ ऐसा है -2 समेशन लॉग 1 माइनस एक्स आई फ्रॉम 1 to n लेस देन सी है, तो ऐसा है। तो अभी y बराबर मैं अगर log 1 माइनस एक्स कर दूं, या चूंकि मुझे यहाँ ज़रूरत है -2 log 1 माइनस एक्स, तो y का डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा, आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन जानते हो ना, एफ वाई बराबर क्या, पी डी एफ ऑफ वाई बराबर पी डी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई का मॉड, लगाओ फॉर्मूला ट्रांसफॉर्मेशन वाला। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन जो हम वहाँ पढ़े थे वो यहाँ यूज़ हो रहा है टेस्टिंग में। बताओ कोई क्या आएगा, y का डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअली आएगा, एनीवन? तो ये एक्सपोनेंशियल 1/2 आएगा, अब चेक कर लो, मतलब काई स्क्वायर 2 आ जाएगा, आएगा? वो तो मैं गेस कर रहा हूँ, तुम चेक करके बताओ। ऐसा होगा क्या, क्वेश्चन ये है, निकालना आता है। x का पीडीएफ वो है, y हमारा माइनस लॉग 1 माइनस एक्स है, तो y का पीडीएफ निकालो क्या आएगा ट्रांसफॉर्मेशन के फॉर्मूला से। जी सर, तो नहीं आएगा।
सर ऑप्शन ए। ठीक है, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या, काई स्क्वायर 2 आ रहा है, तो इससे ये जो क्वांटिटी है ये जो हमारा है, तो समेसन -2 ln 1 माइनस xi, इसका डिस्ट्रीब्यूशन काई स्क्वायर 2n होगा। तो काई स्क्वायर 2n होने से क्या हो गया, ये जस्ट चेक किया ना आप लोगों ने, तो n वाला आउट हो जाएगा। अब आपको ये पहचानना है कि किसका, तो ये नोटेशन एक बार चेक कर लेना कि पेपर में क्या कहता है। तो हमने जो क्लास में नोटेशन फॉलो किया है कि अगर यहाँ लिखता हूँ मैं काई स्क्वायर 2n कॉमा अल्फा है, तो इधर अल्फा इधर 1 माइनस अल्फा है, तो साइज तो अल्फा है, लेस देन है, तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि लेस देन दैट नंबर प्रोबेबिलिटी अल्फा होनी चाहिए। रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू, तो एच नॉट इज ट्रू है ना। अच्छा, थीटा को 1 रखना था ना मुझे, एक मिनट, हमें ना डिस्ट्रीब्यूशन निकालना था अंडर एच नॉट, तो बहुत आसान नहीं था, ट्रांसफॉर्मेशन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि जब हम साइज, हमें तो सी चाहिए ना, जब साइज अल्फा है, तो साइज का फॉर्मूला क्या है, रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू। तो अंडर एच नॉट अगर आप बात करोगे, अंडर एच नॉट, तो एच नॉट क्या है, थीटा बराबर 1, तो ये जो x का पीडीएफ, जब थीटा को 1 रख देंगे तो x का पीडीएफ क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म 0 1 हो जाएगा ये तो। और आप ये जानते हैं कि अगर यूनिफॉर्म 0 1 है तो 1 माइनस एक्स भी यूनिफॉर्म 0 1 है, तो 1 माइनस एक्स यूनिफॉर्म 0 1 है, तो -2 log 1 माइनस एक्स, ये तो डायरेक्टली मैंने क्लास में थ्योरम लिखा रखा है कि x यूनिफॉर्म 0 1 है या y यूनिफॉर्म 0 1 है, तो -2 log y का स्क्वायर 2 होगा, एक्सपोनेंशियल 1/2 होगा, तो इससे डायरेक्टली आ गया, तो ये ठीक है। अब ये नंबर है काई स्क्वायर 2n अल्फा, तो इसके पीछे की प्रोबेबिलिटी अल्फा होनी चाहिए थी, क्योंकि साइज तो अल्फा है, तो इसका मतलब 2n अल्फा वाला तो गलत ऑप्शन है, ये गलत है, तो यही सही बचेगा। क्यों सही बचेगा ये, क्योंकि अगर मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, मान लीजिए इस तरह से है कुछ भी है ना, तो यहाँ अगर आप लिखते हैं काई स्क्वायर 2n 1 माइनस अल्फा, तो ये 1 माइनस अल्फा, ये अल्फा है, और यही कह रहा है कि उस नंबर के पीछे की प्रोबेबिलिटी लेस देन है ना, तो लेस होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो अल्फा है, तो अल्फा ही चाहिए साइज मुझे, तो ए ऑप्शन सही है। विजिबल है, तो अब जिनको डाउट है बताओ भाई, इस क्वेश्चन में अगर कहीं पे डाउट हो तो पूछो। ठीक, तो नेक्स्ट क्या था, 38 के बाद 44, सो सर 43 पे 43 में क्या है, क्या पूछना है पूछो, क्या डाउट है आपको, ट्राई किया आपने, यस सर। क्या डाउट है, सर ये ए बी ऑप्शन समझ नहीं आया। तो पावर निकालो, उसमें क्या है, पावर फंक्शन क्या होता है, व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ पावर फंक्शन। इसमें बोलना चाह रहा है कि जो पावर फंक्शन है, पावर फंक्शन का क्या फॉर्मूला होता है, बताइए, पावर फंक्शन का क्या फॉर्मूला है। Probability to reject h0 when h1 is true. h1 यहाँ फिक्स नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे निकालो पावर फंक्शन, निकालो क्या आया, पावर फंक्शन क्या आएगा, थीटा के टर्म में बताओ क्या आ रहा है, तो उसके लिए रिजेक्शन रीजन चाहिए पहले आपको, रिजेक्शन रीजन क्या आएगा, क्योंकि पावर निकालने का रिजेक्शन रीजन चाहिए ना, पहले रिजेक्शन रीजन बताइए क्या आया आपका, व्हाट इज रिजेक्शन रीजन। अभी कल की क्लास में जो थ्योरी बताया था उससे एक लाइन में पता चल जाएगा रिजेक्शन रीजन क्या है, मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो प्रॉपर्टी से सोच के बताओ क्रिटिकल रीजन क्या है, फिर डिस्कस करते हैं। 44 देखिए जिसमें क्या है, तो इसमें क्या दिक्कत है, x1 x2 xn भी रैंडम सैंपल फ्रॉम एक्सपोनेंशियल, ये आपको एक्सपोनेंशियल थीटा दे रखा है, और आपको ये दे रखा है अल्फा फिक्स है, बीटा पावर है मोस्ट पावरफुल टेस्ट का। अब यहाँ देखो क्रिटिकल रीजन ये है h0 थीटा बराबर 1, तो इसका क्रिटिकल रीजन आपने निकाला है जी, इसका क्रिटिकल रीजन क्या आता है बताइए, अगर आपने निकाला है तो। ये नहीं कि अज्यूम कर लेना ये आर है इसका क्रिटिकल है, कहीं ऐसा लिखा नहीं है कि कंसीडर द क्रिटिकल रीजन आर,
तो अब आपसे बोल रहा है कि क्रिटिकल रीजन आर करस्पॉन्ड्स टू द, तो ऐसा कहीं नहीं लिखा कि आर इसका क्रिटिकल रीजन, ये आपको निकालना पड़ेगा। सो व्हाट इज अ क्रिटिकल रीजन, जिनका डाउट है बताइए। समेशन xi लेस देन के। हाँ, तो ये आपका आ गया समेसन एक्स आई लेस देन के लेस देन सी, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा। अब हमें सी निकालना पड़ेगा, वो निकल आएगा क्योंकि यहाँ पे एक्सपोनेंशियल है और समेसन एक्स आई गामा हो जाता है, गामा से काई स्क्वायर बन जाएगा, ठीक। चलो मैं बता देता हूँ क्या आएगा। तो इसमें क्या, अगर आप थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ईच एक्स आई हमारा एक्सपोनेंशियल थीटा है, जो कि साइज जब हम यूज़ करते हैं अल्फ़ा, तो साइज तो अंडर एच नॉट होता है, रिजेक्टिंग एच नॉट वन एच नॉट इज ट्रू, तो अंडर एच नॉट यहाँ पे क्या है, थीटा 1 है, तो थीटा को 1 रख देते हैं, तो थीटा को 1 रख देंगे तो एक्सपोनेंशियल 1 हो गया, है ना। तो एक्सपोनेंशियल 1 है तो समेसन एक्स आई क्या होगा, है ना। तो ये एक्सपोनेंशियल जो होगा ये गामा हो जाएगा कितना, n,1, क्योंकि ये गामा 1,1 था तो फर्स्ट पैरामीटर ऐड होता है। अब इसको अगर मैं काई स्क्वायर में लिख पाऊंगा क्या अभी, तो इसके लिए 1/2 चाहिए, तो मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 टाइम्स समेसन एक्स आई का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, तो आएगा गामा n,1/2, चेक करो जी, तो ये आ जाएगा। तो 2 समेसन एक्स आई ये हो गया, तो इससे ये पता चल गया कि 2 टाइम्स समेसन एक्स आई जो है ना, 2 टाइम्स समेसन एक्स आई दिस इज काई स्क्वायर 2n, गामा n,1/2 इज काई स्क्वायर 2n, तो ये काई स्क्वायर 2n है, 2 समेसन एक्स आई, ओके। तो रिजेक्शन रीजन जो आपको यहाँ पे है ना, इसको 2 टाइम कर लो, तो 2 समेसन, इसको अभी C1 बोल दो, तो लेस देन 2C1, ठीक। या C रखना है C रखो, कोई दिक्कत नहीं है ना, बाद में C की वैल्यू निकाल लेंगे, रहने दो। तो कहने का मतलब है 2 समेसन एक्स आई लेस देन 2C, तो 2 समेसन एक्स आई तो हो गया काई स्क्वायर 2n, ये काई स्क्वायर 2n है ना, तो यहाँ पे क्या 2C रखोगे ताकि ये ऐसा हो जाएगा, तो 2 समेसन एक्स आई लेस देन इक्वल टू यहाँ लेना पड़ेगा मुझे काई स्क्वायर 2n,1 माइनस अल्फा, जो पहले लिखा था हमने, पिछले भी लिखा ना, अभी पिछले क्वेश्चन में देखा हमने, क्योंकि मतलब साइज अल्फा करना है मुझे, तो काई स्क्वायर 2n 1 माइनस अल्फा लेंगे, तो इधर अल्फा रहेगा, इधर 1 माइनस अल्फा रहेगा, तो लेस देन प्रोबेबिलिटी है ना, यहाँ भी लेस देन है, तो लेस देन है तो क्या होना चाहिए, काई स्क्वायर 2n 1 माइनस अल्फा हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक चेक कर लो, तो ऐसा आ गया, काई स्क्वायर 2n 1 माइनस अल्फा, तो ये 2 को इधर भेज दो, तो फाइनली ये हो गया कि समेसन एक्स आई लेस देन 1/2 काई स्क्वायर 2n 1 माइनस अल्फा, ये अपना चेक कर लो। तो ये फाइनली आपका रिजेक्शन रीजन आ गया, है ना, ये है रिजेक्ट एच नॉट इफ ओके, लेकिन ये नहीं है, ठीक है। अच्छा, तब समझते हैं कहना का ऑप्शन क्या कहना चाह रहा है। अच्छा, इसने बता रखा है कि क्या है, इसके आगे की प्रोबेबिलिटी गामा है, ठीक है। तो पहला कह रहा है कि ये जो क्रिटिकल रीजन आर है, ये आर मोस्ट पावरफुल है इसके लिए, ऐसा तो नहीं है, यहाँ मोर देन है लेकिन हमारा तो लेस देन आया, तो पहला तो हो गया आउट, ठीक। कह रहा है मोस्ट पावरफुल टेस्ट है साइज 1 माइनस अल्फा का, जब 2 है H0 और H1 1 है, मतलब उल्टा कर दिया, ठीक है। देखते हैं मोस्ट पावरफुल टेस्ट साइज बीटा का जब H0 2 1 है, तो इन तीनों ऑप्शन में प्रॉब्लम ही बदल गया, है ना, मतलब BCD ऑप्शन में हुआ क्या है। तो अब ये या तो थ्योरम के थ्रू प्रूव करूं या इसको मैं सॉल्व करके दिखाऊं। तो अगर आप ऐसा देखोगे यहाँ पे होता क्या है, ये जो होगा एक्चुअली इसको आप प्रूव कर सकते हो कि मान लीजिए H0 है, थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट अगेंस्ट H1 है, थीटा इज इक्वल टू थीटा 1, ठीक है। और मान लो ऐसा है कि साइज अल्फा यहाँ पे है, क्रिटिकल रीजन ऑफ साइज अल्फा इज, मान लीजिए ऐसा है फॉर एग्जांपल T, है ना, लेस देन इक्वल टू सम C अल्फा, मतलब C है एक्चुअली, है ना। तो इसमें क्या होगा, मान लो ना C ले लो, अभी के लिए मान लिया ऐसा, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो रहा है, तो अब होगा क्या, नाउ दूसरा जो है
तो इसका साइज जो इसका ना साइज जो है वो अल्फा है एंड पावर जो है वो अभी मान लो बीटा है, ठीक है। अब न्यू प्रॉब्लम है, ठीक है, ये एक प्रॉब्लम था हाइपोथेसिस का, एक नया प्रॉब्लम बनाते हैं। नाउ कंसीडर एच नॉट स्टार थीटा इज इक्वल टू थीटा 1, एच नॉट बदल गया देखो, अगेंस्ट H1 स्टार, मतलब नया H0 H1 नया बना रहे हैं, नया प्रॉब्लम। तो ये है थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट, ऐसा है। तो यहाँ जो क्रिटिकल रीजन होगा, तो यहाँ जो क्रिटिकल रीजन आएगा, है ना, जैसे यहाँ साइज वही बोलो क्रिटिकल रीजन इज, तो यहाँ जो क्रिटिकल रीजन होगा वो उल्टा हो जाएगा, है ना। यहाँ जैसे लेस देन था, एग्जैक्टली लेस देन करो तो यहाँ मोर देन हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से बनेगा। और इसका अगर आप साइज निकालोगे तो आएगा 1 माइनस बीटा, और इसका जब आप पावर निकालोगे तो आएगा 1 माइनस अल्फा। अब समझे दोनों प्रॉब्लम में, एक H0 H1 है, एक H0 स्टार H1 स्टार है। तो या तो समझाने के लिए मैं साइज स्टार कर देता हूँ, पावर स्टार, मतलब इस वाले का साइज और इस वाले का पावर। तो ये थ्योरम अगर लगाओगे काम हो जाएगा। मैंने इसका प्रूफ देखना, प्रूफ देख लो तो भी हो जाएगा। तो मैंने ऐसा थ्योरम में लिखा दिया, क्वेश्चन में भी यूज कर सकते थे। तो ये है कि अगर इस वाले टेस्ट में साइज अल्फा और पावर बीटा है, तो यहाँ पे साइज 1 माइनस है ना, ये होगा 1 माइनस बीटा, पावर 1 माइनस अल्फा। ठीक है। एक मैथ मैथ ऑनलाइन का ऐप
हाँ जी हाँ सो क्या कह रहे थे, ये लगाओ जी, हो जाएगा इससे, देखो अब बताओ। तो यहाँ पे अगर आप लगाओगे तो तीनों क्वेश्चन में हो क्या रहा है, तीनों क्वेश्चन तो सेम ही है, मतलब यहाँ H0 H1 तो तीनों में सेम ही है। तो इसमें होगा कि जो इसका यूजर ऑप्शन है इसका जो साइज होगा वो 1 माइनस बीटा, उसका पावर बीटा था ना, हाँ, और इसका जो साइज नया वाला साइज जो है न्यू टेस्ट का साइज, और इसका जो पावर हो जाएगा वो 1 माइनस अल्फा हो जाएगा। तो अब देखिए कौन सा सही कौन सा गलत, ये थ्योरम अगर यूज़ कर लें काम प्रूव करके देखिए उससे भी हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि साइज 1 माइनस बीटा है, ये सही है, कह रहा है साइज बीटा है, ये गलत है, पावर 1 माइनस अल्फा है, नहीं साइज 1 माइनस अल्फा कह रहा है, तो ये गलत है। ठीक, उस तरह से आ जाएगा, तो सिर्फ डी सही है। चेक करो, डाउट बताओ, क्या दिक्कत है। ओके जी, और कोई क्वेश्चन बचा है? देख यार सर देख हाँ 1 बाय 1 बोलो। ऐप नहीं चल रहा है क्या? सर, टेस्ट देने वाला ऐप नहीं चल रहा, जो मैसेज होने वाला ऐप है ना वो ओपन नहीं हो रहा, जो मैसेज का लोग है वो भी ये सिर्फ दिखाई दे रहा है। मुझे समझ नहीं आया, किसी को समझ आया क्या कहना चाह रहे हैं? सर जो आपका मैथ्स टेस्ट वाला ऐप है ना वो ओपन नहीं हो रहा। अच्छा शायद टेस्ट वाला काम नहीं कर रहा है ना। जी सर। हाँ तो वो ज्योति मैम के ऊपर बोलो, वो बात कर लेंगे टीम से, जिनका जिनका हम सर्विस ले रहे हैं उनको बताएंगे, वो ठीक करेगा। होता है कई बार टेक्निकली इशू उधर से रहता है, तो ठीक हो जाएगा, उनको बोलते हैं। तो ज्योति मैम को इन्फॉर्म करो, वो आगे से पूछ के बताएंगे क्या दिक्कत है, कब तक ठीक होगा, है ना। जी सर। हाँ 48। एक मिनट, हाँ सर आप बस एक बार ये बता दीजिए ना कि जब हम अल्फा और 1 माइनस अल्फा का यूज करेंगे वो रेंज लेते टाइम, काई स्क्वायर 2n जैसा भी आपने लिखा है कि काई स्क्वायर 2n 1 माइनस अल्फा लेंगे, तो अगर जब लेस देन होगा तब लेंगे या ग्रेटर देन होगा तब? नहीं, नोटेशन तो फिक्स है ना। देखो यहाँ पे समझो, यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है इन्होंने, काई स्क्वायर 2n गामा, इसको अगर आप देखेंगे तो अभी देखता हूँ क्या डाउट है आपको। ये कह रहा है कि काई स्क्वायर 2n गामा एक फिक्स नंबर है, पॉइंट है एक्स एक्सिस पे, काई स्क्वायर 2n ये रैंडम वेरिएबल है और ये वो नंबर है, तो इस नंबर के आगे की प्रोबेबिलिटी गामा है, इस नंबर के पीछे की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस गामा होगी। अगर यही लाइन लिखा होता काई स्क्वायर 2n लेस देन काई स्क्वायर 2n कॉमा गामा, जिसको हम अल्फा लिखते हैं, तो ये फिर 1 माइनस अल्फा होता, 1 माइनस गामा होता, मतलब क्लियर हुआ मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, कि लिख देता हूँ भी समझ आ जाएगा। जैसे हम जो नोटेशन यूज करते हैं, ये जो हमारा है, जैसे अभी के लिए मान लीजिए ये है काई स्क्वायर एन कॉमा अल्फा, समझाने के लिए काई स्क्वायर एन अल्फा लिया, तो ये एक नंबर है एक्स एक्सिस पे, तो इस पॉइंट के आगे की प्रोबेबिलिटी अल्फा है, इसके 1 माइनस अल्फा है, तो ऐसा होगा कि रैंडम वेरिएबल है काई स्क्वायर एन, तो ये लेस देन काई स्क्वायर एन अल्फा होगा, तो प्रोबेबिलिटी 1 माइनस अल्फा है। प्रोबेबिलिटी काई स्क्वायर एन है ना, या जस्ट एन लिख सकते हो, मोर देन काई स्क्वायर, ये एक नंबर है, तो इस पॉइंट के आगे की प्रोबेबिलिटी अल्फा है। अब क्या पूछना चाह रहे हैं बताइए। हाँ यही, जब लेस देन यूज करते हैं तब हम 1 माइनस अल्फा लेते हैं, अगर हाँ ग्रेटर देन होगा तो अब अल्फा जी, इसके आगे मोर देन मतलब इस पॉइंट के आगे की प्रोबेबिलिटी, लेस देन मतलब इस पॉइंट के पीछे की प्रोबेबिलिटी, ये है, तो ये प्रोबेबिलिटी है, मोर देन में अल्फा, लेस देन में 1 माइनस अल्फा। यस। ठीक है ना। तो और क्या रह गया भाई इसमें, 1922 हो गया था, 43 भाई तुम्हारा क्रिटिकल रीजन निकला, 48 देखो
14 में कुछ खास नहीं है, क्रिटिकल रीजन निकालो और टेस्ट करो, इसमें कुछ खास आसान क्वेश्चन है ये। क्रिटिकल रीजन अगर निकाल पा रहे हो ठीक है, नहीं तो फिर पूछो, कल तो कराया था, कल का थ्योरी यूज करोगे 1 मिनट में आ जाएगा। 48 सो हाँ, इसमें बस कैलकुलेशन है, इसमें जो है ना बस आपको एनालाइज करना है प्रोबेबिलिटी, इसमें बस वही है, इसमें थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ये। सो x1 x2 xn रैंडम सैंपल है नॉर्मल μ1 का, ठीक है। तो ये सिंपल वर्सेस सिंपल है, जहाँ म्यू मोर देन डेल्टा मोर देन 0 है ना। बीटा पावर है साइज अल्फा का, तो बीटा है पावर, साइज है अल्फा, तो x बार मोर देन c अल्फा। तो हाँ, सो अच्छा इसमें रह गया ना, तो इसमें क्या करना है देखो, कि जस्ट आपको क्रिटिकल रीजन दे ही रखा ना, तो हमारे पास जो क्वेश्चन है x1 x2 xn एक रैंडम सैंपल है नॉर्मल म्यू कॉमा 1, ठीक, एंड
H0 है म्यू इज इक्वल टू 0 अगेंस्ट H1 है म्यू इज इक्वल टू डेल्टा एंड बीटा है पावर, है ना, सो पावर ऑफ टेस्ट, सो पावर फंक्शन है, पावर है ना, तो मतलब रिजेक्टिंग H0 व्हेन H0 इज ट्रू। और रिजेक्शन रीजन आपको ऑलरेडी दे रखा है, देखो ध्यान से। सो रिजेक्शन रीजन है x बार मोर देन C अल्फा, अल्फा इंडेक्स है, ठीक है ना, फॉर सम C अल्फा, ये है व्हेन H1 इज ट्रू। तो H1 इज ट्रू मतलब म्यू इज इक्वल टू डेल्टा, यही है। और अल्फा साइज तो जानते ही हो, साइज क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग H0 व्हेन H0 इज ट्रू। तो H0 इज ट्रू मतलब म्यू इज इक्वल टू 0, यही ना। तो मेनली हमें क्या देखना, हमें तो बीटा को चेक करना है अल्फा और डेल्टा के रिस्पेक्ट में, ओके। तो इसका काम नहीं है ना, इसका काम नहीं है, सिर्फ बीटा का काम है, इसका काम नहीं है। चलो, तो हमें ये चेक करना है कि जब डेल्टा फिक्स है तो अल्फा इंक्रीज करेगी तो बीटा क्या होगी, जब अल्फा फिक्स है बीटा इंक्रीज करेगी तो डेल्टा ऐसा होगा क्या, तो इस तरीके से है ना, तो वैसा रहेगा। चेक करो अब। तो मेनली करना क्या, मैं समझा देता हूँ। देखो, इसने पहला ऑप्शन ये कहना चाह रहा है, मैं रीफ्रेम कर देता हूँ ऑप्शंस को। सो डेल्टा फिक्स है, बीटा इंक्रीजेस एज अल्फा इंक्रीजेस। तो मान लो अल्फा 1 लेस देन अल्फा 2 है, तो हमें चेक करना है कि बीटा 1 इज लेस देन बीटा 2। तो अल्फा 1 है करस्पॉन्डिंग पावर बीटा 1 है, अल्फा 2 है करस्पॉन्डिंग पावर बीटा 2, मतलब साइज अल्फा 1 है तो पावर बीटा 1 है, साइज अल्फा 2 तो पावर बीटा 2। तो पहला ऑप्शन ये कहना चाह रहा है डेल्टा फिक्स है। दूसरे ऑप्शन में जो कहना चाह रहा है कि अल्फा फिक्स है तो बीटा इंक्रीज करेगी जब अल्फा इंक्रीज करेगी, तो डेल्टा इंक्रीज करेगी। तो मान लो डेल्टा 1 लेस देन डेल्टा 2 है, तो चेक करना ऐसा होगा क्या, ये है ना, जब x इंक्रीज कर रही है y भी इंक्रीज कर रही है तो इंक्रीजिंग फंक्शन का डेफिनेशन है। सो वैसा है, ये हो गया। अब सिमिलरली सी डी उसके अपोजिट है ना, सी डी में a का अपोजिट c है, तो a या c में से कोई एक सही होगा। c कहना चाह रहा है कि जब अल्फा इंक्रीज कर रही है तो बीटा डिक्रीज कर रही है, तो मतलब जब अल्फा को इंक्रीज कराओगे तो बीटा आपका डिक्रीज करेगी, सो बीटा 1 मोर देन बीटा 2 होगा। एंड डी में है कि जब डेल्टा इंक्रीज करेगी, डेल्टा 1 लेस देन डेल्टा 2 होगा तो बीटा डिक्रीज करेगी, तो उल्टा हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। सो ये आ जाएगा। तो ये ऑप्शन है, आपको ये चेक करना, तो मेनली ए भी चेक करना है, सी डी उसका अपोजिट है। तो जैसे मैं आपको अगर समझाऊं कि बीटा 1 एक्चुअली है क्या, तो बीटा 1 इसके अकॉर्डिंग होगा, मैं पहला ऑप्शन में डेल्टा फिक्स है, तो ए ऑप्शन के लिए मैं बात करता हूं। तो बीटा 1 होगा प्रोबेबिलिटी x बार मोर देन c अल्फा 1 गिवन म्यू इज डेल्टा, एंड बीटा 2 होगा प्रोबेबिलिटी x बार मोर देन c अल्फा 2 गिवन म्यू इज डेल्टा, क्योंकि ए ऑप्शन में डेल्टा फिक्स है तो डेल्टा को कोई चेंज नहीं करना, ये है। अब आपको इन दोनों को कंपैरिजन करना, आपको पता है, सो नाउ यू नो कि अल्फा 1 लेस देन अल्फा 2 है, तो आपको ये चेक करना है कि क्या बीटा 1 लेस देन बीटा 2 होगा, ये ऑप्शन ए है, ये करना होगा। अगर मैं ऑप्शन बी अगर रिस्पॉन्डिंग बताऊं करना क्या है, तो ऑप्शन बी में जो बीटा 1 है, तो ऑप्शन बी में अल्फा फिक्स है, अल्फा चेंज नहीं हो रहा, डेल्टा चेंज हो रहा है, तो यहाँ डेल्टा के रिस्पेक्ट में होगा, तो ये होगा x बार मोर देन c अल्फा म्यू इज इक्वल टू डेल्टा 1, और यहाँ बीटा 2 होगा प्रोबेबिलिटी x बार मोर देन c अल्फा म्यू इज इक्वल टू डेल्टा 2। अब ये कंपेयर करना, फिर से वही है कि अब आपको इसमें ये कंपेयर करना है
कि आप ऐसा मान लो लेट डेल्टा 1 लेस देन डेल्टा 2 है, तो आपको ये चेक करना है कि क्या ये बीटा 1 लेस देन बीटा 2 होगा, ये आपको चेक करना है। तो इतने में ही आपका आंसर क्लियर हो जाएगा, है ना। करो, ये हिंट है। है ना, सब थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाएगा, तो एग्जाम में सारा 100% करना नहीं है, मतलब मुश्किल बहुत पेपर है, तो जो क्वेश्चन हो रहा है पहले उसको करो, जो नहीं हो रहा है बाद में करो, नहीं हो रहा छोड़ दो, उसमें क्या है ना, जरूरी थोड़ी है। समझ गए सर। करके देखो, नहीं तो फिर पूछो, थोड़ा दिमाग लगाओ इसमें अब कि क्या होगा, नहीं तो फिर हाँ। अभी तो मेरी 9:30 से क्लास थी, 9:30 से थी ना, कितना हो गया, 9 बजे ना अभी, तो मेरी अगली क्लास 9:30 बजे ना, तो ये 9:30 तक है ना, ठीक है, अभी कर देता हूँ फिर। सो आगे बताओ भाई। 43 वाला देखो, उसमें डाउट वो दे हिंट दे देता हूँ, जिनका 43 नहीं हो रहा था। सो ये तो दूसरा था। इसको सॉल्व करो, नहीं हो रहा फिर से पूछो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, फिर मैं पूरा पूरा सॉल्व कर दूंगा, लेकिन ये कि पहले ट्राई करके देखो। कौन सा 43 था, 44 था, 44 हो गया ना, 43 था। इसमें जो है कि अभी कल ही हमने मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो प्रॉपर्टी वाले थ्योरी पढ़े थे, वो लेक्चर एकलव्य 1, एकलव्य 2, एकलव्य 3 में ऐड हुआ है, आप देखेंगे तो कल। तो जो लोग नहीं लाइव क्लास में थे, आप रिकॉर्डेड देखो वहाँ जाके ऐप में, एकलव्य 1, 2, 3 बैच में ऐड किया है। सो यहाँ पे क्या है कि हमें बता रखा है, तो हमें ये पता है ना कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक्सपोनेंशियल फैमिली का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो एक्सपोनेंशियल फैमिली में एमएलआर प्रॉपर्टी होती है, ये थ्योरम ही है। तो उससे सिंपल ये आ गया कि इसका रिजेक्शन रीजन जो आएगा वो H1 डिसाइड करेगा, तो समेसन एक्स आई या एक्स बार जो भी लिखना है, समेसन एक्स आई मोर देन सी ले लो, है ना, ये क्रिटिकल रीजन होगा, मोर देन इक्वल टू, तो ये इसका क्रिटिकल रीजन आएगा सिंपली। तो इससे ये वाला ऑप्शन से एलिमिनेट हो जाएगा ना, लाइक्लीहुड, तो ये तो कह रहा है कि क्रिटिकल रीजन होगा, तो ये तो आउट हो जाएगा। अब ये सही हो सकता है, लेकिन यहाँ चेक करना होगा कि साइज क्या आता है ना, उसके अकॉर्डिंग चेक करना होगा। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आई थिंक साइज अल्फा नहीं आएगा यहाँ पे, ऐसा हो रहा होगा ना, क्योंकि साइज अल्फा चाहिए, यहाँ साइज अल्फा बाई 2 आ जाएगा, एक्स बार है ना माइनस म्यू जो कि 0 है, अंडर नॉट मैक्सिमाइज करोगे तो अपॉन सिग्मा बाई रूट एन, है ना। ये प्रॉब्लम इक्विवेलेंट है, यहाँ थीटा अगर 0 होता तब भी प्रॉब्लम सेम रहता, कोई डिफरेंस नहीं आता, ठीक है। सो आई थिंक ये भी गलत हो जाएगा ना शायद, क्योंकि इसमें साइज अल्फा बाई 2 आएगा, ये क्रिटिकल रीजन ठीक है, बट सी निकालो, सी क्या आएगा, तो समेसन एक्स आई है नॉर्मल थीटा 1, सॉरी समेसन एक्स आई यहाँ से आएगा नॉर्मल एन थीटा कॉमा 1, एन थीटा कॉमा सॉरी एन थीटा तो मीन एन टाइम थीटा होगा, एंड वेरिएंस 111 एन हो जाएगा, तो यहाँ से समेसन एक्स आई माइनस एन थीटा, लेकिन थीटा अंडर एच नॉट 0 हो जाएगा अपॉन रूट एन, यही बनेगा, कैंसिल करो, यही हो जाएगा। और इसका डिस्ट्रीब्यूशन है नॉर्मल 0 1, और जेड अल्फा बाई 2 से ज़्यादा की प्रोबेबिलिटी यहाँ है जेड अल्फा बाई 2, ये टाउ अल्फा बाई 2 एक्चुअली जेड अल्फा बाई 2 है, तो इधर कितना होता है अल्फा बाई 2, इधर 1 माइनस अल्फा बाई 2, तो ये साइज इसका ना, इसका अगर साइज निकालोगे इस टेस्ट का, तो इसका जो साइज आएगा इस वाले क्रिटिकल रीजन का जो साइज है वो आएगा अल्फा बाई 2 मोर देन, है ना, लेकिन साइज हमें तो अल्फा चाहिए था, तो इसीलिए गलत है, यहाँ साइज अल्फा लिखा है लेकिन एक्चुअल में इसका साइज अल्फा बाई 2 आएगा, इसलिए गलत है। अब रह गया ए बी में, तो ए बी में पावर फंक्शन लिख के चेक कर लो, सिंपल पिछले क्वेश्चन की तरह ये भी। तो
पावर फंक्शन जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू, एच वन इज ट्रू, तो एच रिजेक्टिंग एच नॉट है, ये तो एक्स बार है ना, इसको तुम एक्स बार में लिखते तब भी कोई दिक्कत नहीं था, समेसन एक्स आई के बजाय आप एक्स बार लिख लो, स्टिल देयर इज नो प्रॉब्लम, तभी आंसर वही रहेगा। तो अभी मैं समेसन एक्स आई में लिख रहा हूँ तो इसी में कर देता हूँ दिस, या एक्स बार में लिखना तो एक्स बार में कर लो, समझ रहे हो ना, उस किसी के टर्म में करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। अगर आप ये लेते हो कि रिजेक्ट एच नॉट इफ एक्स बार इज मोर देन सी, तब भी कोई दिक्कत नहीं, सी अलग अलग हो जाएगा, मान लो ये C1 है ये C2 है फॉर एग्जांपल, तो उस तरह से तो एक्स बार मोर देन C2 आ जाएगा आपके पास H1 इज ट्रू, H1 में तो थीटा है ना, पता नहीं आपको क्या है, तो अभी के लिए थीटा ही रखो, ठीक है, क्योंकि थीटा तो पॉजिटिव है बट क्या है पता नहीं, तो एक में है ना, सो ये जो निकाल रहे हैं ये बीटा थीटा है, या ये समझो कि ठीक है अभी थीटा बराबर थीटा के लिए काम कर रहे हैं, तो यहाँ सिंप्लीफाई कर लो, इसमें क्या आएगा, हमें क्या करना है, बीटा थीटा एक्चुअली में है क्या, तो सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं। तो हमें तो C2 मिल चुका है ना, ऑलरेडी वी नो साइज अल्फा है, क्वेश्चन में था ना साइज अल्फा है, तो साइज अल्फा का क्रिटिकल रीजन तो मुझे पता है, इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो क्या बनेगा जी, साइज अल्फा का जो क्रिटिकल रीजन है क्या आएगा, यहाँ से मैं अगर सिंप्लीफाई करता इसको या इसी को, एक्स बार माइनस म्यू नॉट अंडर एच नॉट जीरो हो जाएगा, तो एक मिनट सिग्मा बाई रूट एन एंड मोर देन जेड अल्फा बाई टू, साइज नहीं जेड अल्फा मोर देन ना, तो हमें चाहिए साइज अल्फा, तो मोर देन में क्या होगा, जेड अल्फा ले लो, इस तरह से एक में थीटा को जीरो यहाँ, मतलब ये है कि बीटा थीटा जो है ना, या तो एक और तरीका है, यहाँ कहना चाह रहा है कि बीटा जो है इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये कहना चाह रहा है पावर इज इंक्रीजिंग फंक्शन, और ये कहना चाह रहा है पावर इज डिक्रीजिंग फंक्शन, पावर इज डिक्रीजिंग फंक्शन। अब ये भी चेक कर सकते हो कि पावर निकाल लो, चेक करो इंक्रीजिंग फंक्शन है कि डिक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब थीटा की वैल्यू जो बढ़ेगी तो पावर बढ़ेगी या घटेगी, तो वो कहना चाह रहा है ना, क्योंकि थीटा मोर देन जीरो है तो बीटा थीटा मोर देन बीटा जीरो है, मतलब जब थीटा की वैल्यू बढ़ रही है तो पावर भी बढ़ रही है, ऐसा है क्या, तो चेक कर लो। ये कहना चाह रहा है कि जब थीटा बढ़ेगी तो मतलब थीटा पॉजिटिव है तो पावर एट थीटा लेस देन पावर एट जीरो, तो उल्टा साइन है, मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन है, जो पावर फंक्शन है वो डिक्रीजिंग है, इस तरह से। तो वो चेक करना आपको, तो प्रोबेबिलिटी निकाल लो एक्चुअली में होगा क्या, तो यही वाला क्रिटिकल रीजन यूज़ कर लो एंड चेक करो कि पावर क्या होगा। तो इसको मैं थोड़ा ठीक से लिखूँ यहाँ पे, या ऐसा कर ले जेड में कन्वर्ट कर देते हैं, जेड मोर देन जेड अल्फा, यही ना, हाँ साइज अल्फा है ना, तो अंडर एच नॉट थीटा लेस देन इक्वल टू जीरो, मैक्सिमाइज करेंगे थीटा जीरो हो जाएगा, पावर तो मैक्सिमाइज करना था तो जीरो मैक्सिमम रहेगा। यदि अंडर एच नॉट थीटा को जीरो ही कर देता हूँ, तो यहाँ पे ना ये जीरो हो जाएगा, इसको जीरो कर दो, कहने का मतलब ये है यहाँ पे इसको जीरो कर दो, अंडर क्योंकि साइज अल्फा यूज़ कर रहे हैं ना, तो साइज अल्फा में एच नॉट जीरो हो जाएगा, तो यहाँ से आ गया एक्स बार माइनस जीरो सिग्मा बाई रूट एन, सिग्मा कितना है 1 बाई रूट एन, मोर देन ये हो जाएगा जेड अल्फा, ठीक है, और यहाँ थीटा इज इक्वल टू थीटा। अब ये प्रोबेबिलिटी निकालो कितनी आती है, तो क्योंकि अंडर साइज अल्फा है ना, तो अल्फा हमने एच नॉट यूज़ किया है, जीरो कर दिया। अब ये प्रोबेबिलिटी मेनली आपको निकालना है, तो यहाँ से एक्स बार माइनस रूटें इधर शिफ्ट कर दो, अभी के लिए एक्स बार मोर देन जेड अल्फा बाई रूट एन हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो, और थीटा को भी थीटा, क्योंकि बीटा थीटा निकाल रहे हैं,
तो यहाँ से हो गया एक्स बार माइनस थीटा अपॉन सिग्मा बाई रूट एन, सिग्मा तो 1 था तो 1 बाई रूट एन मोर देन, ये कितना आ जाएगा है ना, तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, माइनस जेड अल्फा अपॉन रूट एन माइनस थीटा अपॉन सिग्मा बाई रूट एन, सो 1 बाई रूट एन, ये आ जाएगा, थीटा वही है। अब इसको चेक करो ये इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, सो ये आ जाएगा आपके पास प्रोबेबिलिटी कैपिटल जेड मोर देन दिस, तो ऐसा लिख दूँ 1 माइनस 5 ऑफ दिस, चल जाएगा ना। इसको एलसीएम लेना ले लो, तो जेड अल्फा माइनस रूट एन थीटा अपॉन कट जाएगा, ये रूट एन कट जाएगा ना एलसीएम लेने के बाद, तो ये आ गया। तो कहने का मतलब ये आ गया कि 1 माइनस 5 ऑफ जेड अल्फा माइनस रूट एन टाइम थीटा। अब आपसे पूछना ये चाहता हूँ कि बताओ ये फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, तो फाइनली जो बीटा थीटा आया ना यहाँ पे निकल के, वो ये निकल के आया 1 माइनस कैपिटल 5 ऑफ जेड अल्फा, ये एक फिक्स नंबर है एट लेवल अल्फा, माइनस रूट एन, वो भी फिक्स होगा कोई नंबर, इनटू थीटा। ये बताओ ये थीटा के रेस्पेक्ट में इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, इससे ही काम हो जाएगा, बता पाओगे? एनीवन चेक करो, ये चलो ऐसे बता देता हूँ, अगर मैं बीटा 0 कर दूँ अब, तो ये 1 माइनस 5 ऑफ जेड अल्फा रहेगा। तब मुझे ये कंपेयर करके बता सकते हो कि इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि इसकी, मतलब वैल्यू किसकी ज़्यादा है, ये कंपेयर करके बताओ। तो इस क्वेश्चन में यही तो पर्पस है हमारा पर्पस है ये चेक करना कि बीटा थीटा और बीटा 0 में क्या रिलेशन है, कोई बताओ अगर बता पाओगे तो। थीटा पॉजिटिव है तो काम करो थीटा को कुछ रख लो, है ना, पॉजिटिव है तो थीटा पॉजिटिव है ना, थीटा को अगर मैं रूट एन ही रख दूं तो जेड अल्फा माइनस एन हो जाएगा। सर अगर हम ग्राफ से देखें तो बी थीटा ज्यादा आएगा। जैसे होता क्या है ना कि अगर मान लो फॉर एग्जांपल मैं समझाऊं आपको, k1 लेस देन k2 है तो फाई ऑफ k1 लेस देन फाई ऑफ k2 होता है, क्यों? क्योंकि CDF इंक्रीजिंग फंक्शन होता है कॉन्टिन्यूअस का। 1 माइनस फाई ऑफ k1 मोर देन 1 माइनस फाई ऑफ k2 हो जाएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा, तो ये है यहाँ पे ऐसा कुछ। अब बस ये चेक कर लो इसमें और इसमें कौन सा लार्जर है, तो मैं अभी इसको अगर k1 बोल दूँ, इसको k2 बोल दूँ, तो k1 छोटा है k2 से, है ना, तो ये छोटा नंबर है क्योंकि, तो इस केस में ऐसा हो गया। तो मतलब कहने का मतलब बीटा 1 मोर देन बीटा 2, मतलब ये जो 1 माइनस 5 ऑफ k1 है ये बीटा थीटा है मोर देन बीटा 0 है। यहाँ k1 मैं उसको बोला हूँ, तो यहाँ k1 जो है ना, समझो कि जेड अल्फा माइनस रूट एन थीटा, थीटा पॉजिटिव होगा क्वेश्चन में दिया होगा, नहीं थीटा लेस देन 0 भी तो है, लेकिन अच्छा h1 में है ना थीटा पॉजिटिव है, यहाँ दिया है ऑप्शन में दिया है ना, थीटा पॉजिटिव है दे रखा है ऑप्शन में, तो ये क्वांटिटी लेस देन होगा जेड अल्फा से, बस ये हो गया प्रूफ तुम्हारा। तो यहाँ से प्रूफ हो गया कि बीटा थीटा जो होगा मोर देन बीटा 0 होगा फॉर ऑल बीटा मोर देन 0, ये है, चेक कर लो, ठीक। ठीक है जी, आई थिंक आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल आए कंटिन्यू करते हैं। तो कल क्या करना है बताओ जो बच्चे हैं, कल का क्या रखना है, कुछ करना है या छुट्टी करना है? कल क्या करना है? सर कल स्टोकेस्टिक प्रोसेस रख लीजिए और मल्टीवेरिएट। स्टोकेस्टिक प्रोसेस का है ना, ठीक है, क्वेश्चंस करके आओ। जैसे जैम का PYQ तो नहीं है, लेकिन जैम का DPPs बहुत सारे हैं, है ना, जो DPPs हमारे 705 DPP बने ना इस सेशन में, तो उसमें 10-10 क्वेश्चन ईच में है, तो उसमें होगा। जस्ट गूगल ड्राइव में जाके सर्च करोगे स्टोकेस्टिक तो सारे DPP आ जाएगा स्टोकेस्टिक वाले, तो उसको कर सकते हो, नहीं तो गेट का PYQ कर लो, ठीक है। एंड नेट में थोड़े मुश्किल होगा स्टोकेस्टिक प्रोसेस का, जो भी है, या इसके बाहर के भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन पूछो, है ना, तो बाकी क्वेश्चंस करके आओ, नॉन PYQ मतलब प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आओ, जो डाउट होगा पूछना। सर रिग्रेशन का थ्योरी कब होगा? अच्छा गेट में रिग्रेशन रह गया ना, हाँ उसका भी थ्योरी गेट बैच में होगा, तो जैम बैच चल रहा है अभी, गेट का तो वो हो गया ना, PYQ चल रहा है, PYQ खत्म करवा देते हैं फिर हो जाएगा।
हाँ रिग्रेशन का सिंपल रिग्रेशन बस हमने किया था, बाकी हो जाएगा 1 2 3। मैं देखता हूँ अभी क्या है, आज सैटरडे संडे में करवाता हूँ तो। सर रिग्रेशन का थ्योरी में कुछ कुछ ऐसे पोर्शंस मतलब डिजाइन से कुछ कुछ ओवरलैप होके आता है कि गेट में क्वेश्चन, नहीं जैसे कि नहीं, वो एनोवा जैसे एनोवा। एनोवा टेबल और ये सब बनता है मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल में, तो वो वही है। तो मल्टी एनोवा तो हर जगह आएगा, उस डिजाइन में भी आता है, रिग्रेशन में भी है, ऐसे है। तो बस उसका कुछ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम वगैरह कभी कभार पूछ लेते हैं, तो वो भी हाँ बता हो जाएगा, दीजिए। वो सब हो जाएगा अभी, क्योंकि हमने मल्टीपल स्टार्ट ही नहीं किया। हमने अभी जो किया था 2 3 क्लास लिया था मैंने, उसमें सिंपल लीनियर रिग्रेशन ही सिर्फ डिस्कस किया हुआ है ना गेट बैच में, गेट और नेट बैच में। तो उसका भी कराऊंगा है ना। तो क्योंकि कुछ बच्चों को गेट का 2025 का PYQ की जल्दी थी, इसलिए भी कराया हमने। तो जैम और गेट का ठीक है ना, प्रैक्टिस क्वेश्चन जो भी है। हाँ नेट का भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप नेट के स्टोकेस्टिक के PYQ करके आओ, या कोई भी बाहर के क्वेश्चंस करो, है ना। देखते हैं। सो कल इसके जो डाउट्स होंगे पूछना, ठीक है। बाकी अलग से सारे PYQ कंप्लीट कर लो टॉपिक वाइज, फिर ईयर वाइज जो रह जाएगा फिर वो पूछना। नेट के PYQ कब स्टार्ट होगा? नेट के PYQ वो चल रहा है ना बड़े मत से करा रहे हैं, तो गेट के बाद ही नेट कराऊंगा ना, क्योंकि एक साथ दोनों कराने में क्योंकि लंबा टाइम लग जाएगा ना। मतलब आपको ही होगा 4 घंटे की क्लास करनी पड़ेगी, ये है 2 घंटे गेट 2 घंटे नेट। 18 को एग्जाम है। तो या तो गेट का स्टॉप कर देते हैं, नेट का ही भी चलाते हैं, है ना। गेट का तो बाद में भी हो जाएगा, गेट का तो फरवरी में है, हाँ सर करा ये दीजिए। कर सकते हैं। हाँ तो सर 18 के बाद गेट का चला दीजिए। तो पहले हम नेट का ही शुरू कर लेते हैं, क्योंकि होगा तो कोई एक ही, तो कल से